नमस्ते। किसान पाठशाला यूट्यूब यूट्यूब कमाल कर रहा है। अब हम सभी किसानों के बीच में भारत को डेवलप करने में यूट्यूब का हाथ है, डिजिटाइजेशन में, सीखने और सिखाने की कड़ी में। बाकी में पता नहीं मुझे। नमस्कार, मैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से। हम सभी किसानों के लिए आज मैं लेकर के आया हूं किसान पाठशाला की अगली कड़ी में प्राकृतिक कृषि। हेलो सही सुना, प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि है क्या? नाम से क्या आशय निकल के आ रहा है? प्राकृतिक कृषि अपने आप में एक ऐसा शब्द है, क्या हम किसान प्रकृति के साथ में मिल करके हमारी फार्मिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे खेती किसानी को हम आगे ले जा सकते हैं। तो बलराम किसान का डायरेक्ट थंब है, बिल्कुल हम प्राकृतिक कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आप सभी को कुछ पूछना भी चाहूँगा, कुछ कहना भी चाहूँगा, कुछ आप लोगों से सीखना भी चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि आप YouTube पर मेरा चैनल देख रहे हैं इसका मतलब आपको मैं सिखा ही रहा हूँ। बहुत अदना सा छोटा सा व्यक्ति हूँ मैं। कुछ सीखने की कोशिश करी है जो आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैंने जो बोला है वो 100 सत्य हो। जरूरी यह है कि हम सभी किसान मिल करके क्या एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और उस दिशा का नाम हमने किसान पाठशाला ने रखा है किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। इस दिशा में किसान पाठशाला पूरे भारत का रुख मोड़ना चाहता है, मोड़ रहा है। कुछ हद तक मैं टर्न करने में कामयाब रहा हूं। आप लोग किसान पाठशाला के साथ में मिल करके कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि सीखने सिखाने की कड़ी में आगे बढ़ चुके हैं। काफी सारे मित्र हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे थे, वो आ चुके हैं, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। काफी मित्र थे जो विदेशों में रह रहे थे, वह भारत आने का प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही कोविड-19 का प्रकोप कम होता है, हमें परमिशन मिलता है, हम भारत में आकर के ही एग्रीकल्चर को करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। ऐसे काफी सारे मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं। हर वो किसान जो उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरे ऊपर कर्जा है, अब मुझे घर खेत जमीन बेच करके कर्जा देना पड़ेगा, वह किसान पाठशाला के साथ आकर के अब उम्मीद लगा चुका है कि नहीं, मैं 1-2 साल या 3 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 साल के अंदर मेरे ऊपर जितना कर्जा है मैं दे करके कर्ज मुक्त बनूंगा और कर्ज लेने वाले की बजाय कर्ज देने वाला बनूंगा। बहुत बड़ी बड़ी चढ़ाई नहीं मैं कर रहा हूं। किसान पाठशाला के चैनल में जाइए, कितने सारे कमेंट्स मित्र मुझे डाल रहे हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ मुझे सिखा रहे हैं, कुछ लाड़ प्यार कर रहे हैं, कुछ लपड़ भी मार रहे हैं। गलतियां होती है, आपका अधिकार है मुझे डांटने का, मुझे सिखाने का। प्राकृतिक कृषि मैंने जो 999 किसान पाठशाला पे वीडियो डाल रखा है, 70-30 फार्मिंग, 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती। प्राकृतिक कृषि और 70-30 फार्मिंग का समन्वय ही है। अभी आपको समझ में आएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। एक्चुअली मैंने सीखा कहां से, मैं कैसे बता पा रहा हूं, मैंने समझा कहां से। मैं 2006 से एग्रीकल्चर में जोर से एंट्री किया था। 2010 तक सीखने की प्रोग्रामिंग थी। 2010 से कुछ सिखाना, फिर सीखना, सिखाना सिखाना। 2010 से आज 2020 चल रहा है, मई का महीना है। जो कुछ भी सीखा है, समझा है, देखा है, कोशिश करूंगा आप तक भेजने का। एक बात तय है, जो मेरे साथ बना रहेगा, आज की तारीख में आप जितना खर्चा कर रहे हो उसका 50% ही अब आगे होगा, और 50% यह सेशन खत्म होते तक आपका सेविंग करवा दूंगा मैं। आज के बाद अगर यह सेशन आप पूरा 100 लास्ट तक अटेंड करते हो तो आपकी कोई सी भी फार्मिंग हो, हेलो, कोई सी भी फार्मिंग हो आपकी, मिर्च, टमाटर, केला, गन्ना, कपास, पपीता, लहसुन, प्याज, अदरक, आम, जाम, नींबू, सीताफल, मौसम्बी, XYZ, आप कोई सी भी खेती करते हो, अगर प्राकृतिक कृषि को अपनाते हो या प्राकृतिक कृषि से जो आपको अच्छा लगता हो वह टिप्स अपनाते हो, तो मेरा दावा है आज की तारीख से यह सेशन खत्म होते तक आपका खर्चा आधा हो जाएगा।
निश्चित रूप से आधा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करना है आपको, और आगे से मेरा चैनल नहीं देखना है। क्या होता है, मैं जो बतला रहा हूं मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, या बहुत मैंने पीएचडी कर रखी हो, ऐसा भी नहीं है। प्रैक्टिकल करते करते मार्केट के जो एग्रोनॉमिस्ट है उनसे सीख करके, कुछ किताबों में, कुछ यूट्यूब पर, कुछ घर के खेतों में करके जो मैंने अनुभव लिया है देने की कोशिश करूंगा। 2006 से हम कुछ 16 मित्रों ने यह एक तय किया था कि हमें अगर एग्रीकल्चर सीखना है तो हमें ही पहल करना पड़ेगी। यह मैं सभी आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आप जहां हो, आपके क्षेत्र में हो, वहां से आप पहल करना चालू करो। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि कहीं किसान पाठशाला का एक चैनल हो। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटाइजेशन है, डाटा फ्री है, यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, सीखने के लिए गूगल आंटी बहुत बड़ा समंदर दे रही है, यूट्यूब पर किसान पाठशाला का चैनल है जहां सीखने सिखाने की अपॉर्चुनिटी है। यह सारी चीजें आप लोगों के बीच में जो है वह मेरे साथ में नहीं थी 2006 में। हम क्या करते थे, सुभाष पालेकर जी का नाम सुना होगा आपने, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि। पालेकर जी मेरे अच्छे गुरु हैं, काफ़ी सेमिनार्स उनके आयोजन करवाए हैं, कुछ में मंच साझा किया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, अनंत सागर है उनके अंदर। ऐसे ही गवर्नमेंट के कृषि सलाहकार है राजवीर सिंह हुड्डा, जिनके साथ मंच साझा किया था, वह ठिकरी में बड़वानी जिले में आए थे, मशरूम की खेती और आपका मधुमक्खी, उसमें मेरा एक सेशन था जीवंत भूमि को लेकर के, तो मैंने जीवंत भूमि वाला सेशन उनके साथ मंच साझा किया था। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ जगह से सीख रहा हूँ। जैसे अभी मित्र हैं सागर कोपर्डीकर जी, जो आईसीएआर के एक्रीडेशन डिपार्टमेंट में है, पूरे भारत को गाइडलाइंस देते हैं, उनसे कुछ चीज़ें मैंने सीखी है, और 2006 से आज तक मैं सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। किसान के खेत पे जाता हूँ, वहां से सीखने को मिलता है। आपको बतला रहा हूँ, बतलाते बतलाते मुझे बोर्ड पर कुछ सीखने को मिल जाएगा, जो कुछ नया निकल के आएगा। हाँ, आप सभी को एक ही बात मैं कहूँगा, अगर आप मेरे साथ हो, किसान खर्चा आधा उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हो, तो मोबाइल में हेडफोन लगाओ, जैक पिन, और कान में हेडफोन लगाओ, पेन पैड लेकर के बैठो, जहाँ पर मेरी बातें गड़बड़ लगे उसे नोट करो, मुझे कमेंट्स में बताओ भैया यहाँ पर सुधार हो सकता है। जहाँ पर मेरी बातें अच्छे लगे उन्हें अपने जीवन में एप्लीकेशन करो। जरूरी नहीं है कि मेरा वक्तव्य जितना आ रहा है उसे एप्लीकेशन करो, जरूरी यह है कि हम कैसे खर्च को आधा करें, कैसे वहां तक पहुंचे। प्राकृतिक कृषि के कुछ थंब रूल है। प्राकृतिक कृषि नाम ही अपने आप में इतना गजब का है। प्रकृति, हेलो प्रकृति से हम दूर भागते जा रहे हैं, और ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस आया, इसने हमें प्रकृति के सपोर्ट में लाने की कोशिश करी है। हम सब जो अभी तक भाग रहे थे, जो पता नहीं किसके पीछे भाग रहे थे, कर्म पैसा, कर्म पैसा, सुबह से शाम कब होता है समझ में नहीं आता है, सभी को ब्रेक लगा है, सभी रुक गए हैं। जो मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके पाठशालाएं ले रहा था, अब मैं आज एक छोटे से हाल में, मेरे घर के एक हाल में, एक बैनर के साथ में आप लोगों के साथ पाठशालाएं ले रहा हूं। रुका हूं ना मैं भी, सारी सृष्टि रुकी है, कोरोना ने सबको रोक दिया है। तो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या हम उसे रोक सकते हैं? मेरे सबसे अच्छे गुरु, मेरे मित्र, मेरे सखा गजेंद्र पाटीदार जी, जहां से मैं सीख करके किसान पाठशाला को लेके आगे बढ़ा, प्राकृतिक कृषि में मैंने 3 लोगों का हाथ पकड़ा है, जिसमें मेन फुकोका जी आते हैं। आप यूट्यूब पर डालेंगे, फुकोका जी जंगली खेती के नाम से प्रसिद्ध हैं, यूट्यूब पर आपको भरा पड़ा मिलेगा। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अच्छे उत्पादन देने वाली जमीन उनके पास है, जापान में। पूरे वर्ल्ड में शोध किया था कि सबसे अच्छा प्रोडक्शन देने वाली जमीन कहाँ है, तो फुकोका जी के खेत में है। फुकोका जी के खेत में वह क्या काम करते हैं अच्छा उत्पादन लेने के लिए? थोड़ा सा बाउंसर जाएगा। जब मैंने सुना था, मैंने समझा था, जब मुझे भी बाउंसर गया था, न तो वो कोई बीज रोपण करते हैं, न वो कभी पानी देते हैं खेतों में उनके, न कभी फर्टिलाइजर देते हैं उनके खेतों में, और न कभी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, स्प्रे शेड्यूल का प्रयोग करते हैं उनके खेतों में। तो फुकोका जी करते क्या है? उनकी खेती का नाम ही अपने आप में संपूर्ण है, जंगली खेती।
जंगल जैसे ऑटोमेटिक पैदा होते हैं और वहां पर उत्पादन हो रहा है, वहां कोई पानी देने जाता नहीं, कोई स्प्रे करने जाता नहीं, वहां पर प्रोडक्शन आ रहा है। सबसे अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू, सबसे ज्यादा उत्पादन जंगली खेती में होता है। लेकिन मैं बात करूं सामान्य कृषि में हम उसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो एक सिरे से सभी किसानों को आएगा नहीं। हमें भी कहूंगा कि एक सिरे से सिक्के का एक पहलू है कि हम जंगली खेती को हमारे खेतों में अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो वहां से मैंने कुछ निचोड़ निकाला है। उसके बाद में आप अगर जाओगे यूट्यूब पर तो राजू टाइटस जी का आता है जीरो टिलिंग कृषि, सुभाष पालेकर जी का आता है जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, राजू भाई दीक्षित का आता है अमृत कृषि। मैंने सभी कृषि को मेरे खेत में अप्लाई किया है। मेरे YouTube चैनल पर नीचे जाओगे, पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां वीडियो देखोगे। अभी तो 1000 से ऊपर के वीडियो चल रहे हैं, नंबर डले हुए हैं। नीचे जाकर के पहले, दूसरे, पांचवें वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने प्राकृतिक कृषि करी है, मैंने जंगली खेती करी है, मैं जीरो टिलिंग कृषि करता हूं, मेरी घर की खेती में ऐसा ही करता हूं। सभी को मैंने अप्लाई करके सीखा है और मैंने एक थंब रूल निकाला है मेरा, बलराम किसान का, कि प्राकृतिक कृषि क्या है, क्या होनी चाहिए और हम किसान कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। पालेकर जी के काफी शिविर करवाए हैं, 7-7 दिन के शिविर होते हैं, 5-5 हजार लोग आकर बैठते हैं और पालेकर जी को मंद मुक्त होकर के सुनते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है, पूरे पेन कागज पर लिखते हैं। हर बार मुझे भी उनका कुछ नए सीखने को मिलता है उनके वक्तव्य में। लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन किया, जब किसानों के बीच में गया, जब मैंने नागपुर में और विदर्भ में और अमरावती जाकर के उनसे भी मिलता ही रहता हूं मैं, अभी थोड़ा गैप हो गया है। जब उनकी कार्यशालाएं अटेंड करके उनके शिष्यों के बीच में जब मैंने देखा, मैंने खुद ने अप्लाई किया, तो समझ में आया कि कहीं तो कुछ कुछ एरर है। जो बोर्ड पर, मंच पर अच्छा लगता है, लेकिन खेतों में कहीं पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है, जो किसान कर नहीं पा रहा है। बहुत अच्छी बातें होने के बावजूद एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। लाखों लोगों ने पालेकर जी का अटेंड किया है सेशन, मैं खुद अटेंड करवाता हूं हजारों लोगों को। लेकिन जब ग्राउंड पे जाकर के देखा तो छोटे छोटे डॉट मिले हैं, जहां समझ में आया है कि 100 अप्लाई नहीं कर सकता किसान। उसकी जो दिनचर्या है, उसके जो काम करने के तरीके हैं, उसमें 100 एप्लीकेशन जीरो बजट का नहीं हो पा रहा है। जो कर रहा है उसको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत करता है फिर रिवर्स होता है, फिर भग जाता है, फिर अपने बच्चों को भी बोलता है कि प्राकृतिक कृषि तरफ जाना नहीं। तो ये सब गड़बड़ियों को देख करके जो थंब रूल मैंने निकाला है वो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। क्या है प्राकृतिक कृषि का थंब रूल? छोटी छोटी सी कड़ियां हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगी। प्राकृतिक कृषि आंख बंद करके समझने का विषय है। प्रकृति क्या चाहती है, प्रकृति की संरचना क्या है, पहले उसे हम समझें कि प्रकृति की संरचना क्या है। प्रकृति 2 भागों में बटी हुई है, इसे हम माने या न माने मुझे नहीं पता, मेरा बतलाने का काम है। आइए मैं समझाता हूं, जो मैंने समझा है वो आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं। 2 तरह के प्राणी हैं यहां पर इस प्रकृति में। प्राणी मात्र कितने हैं? 2 तरह के, एक है चल और एक है अचल। एक प्राणी वो है जो रेंग सकता है, चल सकता है, पैदल चलता है, घसीट के चलता है, जिसके 2 पैर है, 4 पैर है, 10 पैर है, अनंत पैर है, सांप के अनगिनत पैर हैं, वो भी रगड़ के चलता है। हर वो प्राणी, कीट पतंग, नेवला, केचवा, जीव जंतु, जीव जीवस जीवनम, हर वो व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह खसक सकता है वह चल प्राणी में आता है। और हर वो प्राणी जो एक ही जगह स्थिर है वह अचल प्राणी में आता है, जो चल फिर नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर श्वसन क्रिया है, उसके अंदर भोजन लेने की क्षमता है, उसके अंदर सुनने की क्षमता है, उसके अंदर विष्ठा निकालने की क्षमता है, उसके अंदर खाने की क्षमता है, उसके अंदर पीने की क्षमता है। अभी मैं इनको दोनों को 2 भागों में अगर बांटूं तो उदाहरण के लिए चल में मैं मेरा चित्र ही बना दूं अगर कि यह बलराम है। हेलो, समझने की बात है। एक है चल, थोड़ा सुंदर बनाता हूं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ आजकल मेरी हेयर स्टाइल हो रखी है, जो कटिंग बनवाने जा नहीं पाया मैं, कानों पर भी बाल आ रहे हैं। ठीक है,
दिस इज द बलराम। ओके, एक है अचल, पेड़ पौधे जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते, स्थिर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्राकृतिक कृषि में यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है और हमें करना क्या है। प्राकृतिक कृषि हमने पकड़ा है तो उसे पहले यह समझना पड़ेगा, प्रकृति और प्राकृतिक, प्रकृति से जुड़ा है प्राकृतिक, जीव जीवस्य जीवनम का भला होते हुए हमारा एग्रीकल्चर का उत्पादन आए और हमारा जीवन तक चालू रहे और हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से हम बचे। एक हो गया चल, एक हो गया अचल। अभी मैं बात करूं, चल श्वसन क्रिया से सांस लेता है, खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है। वहीं पर अचल है, यह भी श्वसन क्रिया करता है। हेलो, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जड़ों से पानी पीता है, भोजन खाता है, फोटोसिंथेसिस से अपना सूर्य की रोशनी से भोजन पकाता है, मांस मज्जा बढ़ती रहती है निरंतर, जैसे आदमी की बढ़ती है वैसे ही पेड़ पौधों की बढ़ती रहती है। ध्यान से अगर आप बात करोगे तो आपकी बात भी सुनता है, आपको जवाब भी देता है। प्रैक्टिकल कर कर आप अगर देखना चाहेंगे तो संध्या काल में आपको प्लांट के पास जाकर बैठना है। संध्या काल क्यों? वह समय ऐसा होता है जहां पूरी प्रकृति में कुछ कुछ अनोखा होता है। संध्या काल समय ही ऐसा है। संध्या काल मतलब जहां सूर्य अस्त हो गया लेकिन रोशनी बरकरार है। हेलो, संध्या काल सूर्य अस्त हो गया, सूर्य चले गया, सूर्य दिख नहीं रहा है लेकिन रोशनी है, अभी रात आई नहीं है और दिन चले गया है। बीच का मध्य काल उसे कहते हैं संध्या काल। यह संध्या काल अगर आप अपने खेत में जाकर के, आप अपनी प्रकृति के पास जाकर के आपने कोई सा भी प्लांटेशन किया हो, डज नॉट मैटर, आप अपनी फील्ड में जाकर के पूरे खेत के बीचों बीच जाकर बैठते हो संध्या काल में और आंख बंद करके महसूस करते हो आपके आसपास कितने पेड़ पौधे हैं और वह क्या है, कौन है, कैसे हैं, क्यों हैं, तो शायद आपको अनुभूति आने लगेगी। वहां से उनकी वेव आपको कुछ न कुछ कहेगी, आप उनसे कुछ कहोगे, सुनने समझने की प्रक्रिया चालू होगी और आप प्रकृति को समझने की तरफ आगे बढ़ पाओगे। संध्या काल एक द्वार है अनंत ब्रह्मांड को टच करने का। जो मैंने महसूस किया है वही आप लोगों तक भेज रहा हूं मैं। संध्या काल प्रकृति से जुड़ने का एक सही समय है। एक बार आप अनुभूति ले चुके होंगे, आप एक बार टच कर चुके होंगे, प्रकृति से आपको रिलेट कर चुके होंगे, उसके बाद फिर 24 घंटे में आप कभी भी प्रकृति को समझ सकते हो। अभी मैं आगे आता हूं अपनी बातों पर, थोड़ा सा बहक जाता हूं, गड़बड़ी है मेरे साथ। प्रकृति, हमें प्रोडक्शन लेना है किनसे? पेड़ पौधों से। हम प्राणी, यह एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? मैं चल फिर वाला प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूं। स्थिर प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बराबर है? अभी मेरा भोजन क्या है और स्थिर प्राणी का भोजन क्या है? मैंने जितना खाया मेरे पेट में इकट्ठा किया और मैंने जो विष्टा निकाला वह विष्टा डायरेक्ट मेरे प्लांट का भोजन है। समझ में आया? मैंने दिन भर में दाल रोटी चावल नारियल का जूस पिया, नारियल खाया, मौसम्बी खाई, आम जाम नींबू खा लिया, जो भी मैंने खाया और मेरे पेट ने पचाकर मांस मज्जा बनाया और जो वेस्टेज विष्टा बची थी, जो निकाला, मेरा गोबर, गाय भैंस बकरी का गोबर, केचवे का वर्मी कंपोस्ट, वर्मी का विष्टा वर्मी कंपोस्ट, वह सारा का सारा पौधे का भोजन है। अभी पौधा जो निकालता है वह सारा का सारा हमारा भोजन है। उदाहरण मैं देता हूं, यह उदाहरण के लिए हमारा आम का पेड़ है। साल भर तक इसने भोजन लिया और केरियां आ गई, आम आ गया, अभी इसे कोई तोड़ने नहीं जाएगा तो इस आम का क्या होगा? टूट कर नीचे गिर जाएगा। अभी
या तो हम ला करके खा सकते हैं या टूट कर सड़ने दे सकते हैं। यह आम, केरी, इस आम के पेड़ के कुछ काम का है क्या? नहीं, एक सिरे से। यह उस आम के पेड़ का विष्टा है, वेस्टेज है, वह डायरेक्ट मैं खा सकता हूं आम को। ऐसे ही मैं कहूं कि गेहूं, तो गेहूं की बालियां जो है, हम जो खाना खाते हैं, रोटी, अनाज, गेहूं, गेहूं का पेड़ है, उसे काटने मत जाओ, उसको क्रशिंग मत कराओ। तो क्या होगा, यह सूख गया है, इसने जो जीवन भर में भोजन इकट्ठा किया, उसने बाली बनाई और गेहूं के दाने छोटे छोटे बनाए, वह सूखा और फूट के जमीन में बिखर गया। मतलब इसका वेस्टेज है गेहूं का दाना, गेहूं के पेड़ का वेस्टेज है उसका दाना, वह गेहूं का दाना हमारे काम का है। एक दूसरे से पूरक है। स्थिर प्राणी और चलने फिरने वाले प्राणी दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम नहीं हैं तो पेड़ पौधे नहीं हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम नहीं हैं। यह प्रकृति ने एक संरचना बना रखी है, जीव जीवस्य जीवनम। इस सिद्धांत पर ही हम अगर आगे बढ़ेंगे तो प्राकृतिक कृषि को समझ पाएंगे और टच कर पाएंगे। एक दूसरे के पूरक है। पानी में भी पीता हूं, पानी पौधे भी पीते हैं, हवा में भी लेता हूं, पौधे भी हवा लेते हैं, खाना में भी खाता हूं, पौधे भी खाते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। जो मैं निकालता हूं वह पौधे खाते हैं, जो पौधा निकालता है वह मैं खाता हूं। जो मैं ऑक्सीजन ग्रहण करता हूं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हूं, वह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ऊपर वाले ने सटीक संरचना बना रखी है और हमें एक दूसरे का कॉम्बिनेशन अगर बनाकर चलना है और ग्लोबल वार्मिंग से जीतना है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे पृथ्वी पर कोई गड़बड़ी ना करे और कोरोना वायरस जैसे और अनेक बीमारियां यहां से गायब हो जाए, तो कैसे होगी? दोनों का संतुलन चाहिए। पेड़ पौधे ही उतने चाहिए जितने हम हैं, हम उतने ही चाहिए जितने पेड़ पौधे हैं। दोनों एक ही भाषा के दो शब्द हैं। प्रकृति को पहले समझना पड़ेगा, फिर प्राकृतिक कृषि पर आगे बढ़ पाएंगे। तो यह एक समझने के लिए था कि प्रकृति को चाहिए क्या। हवामान क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन क्या चाहिए? चलने फिरने वाले प्राणियों की विष्ठा, मतलब कार्बन और बैक्टीरिया। ओके, इसका भोजन, इसे हमने स्वस्थ रखा तो हमें भोजन स्वस्थ मिलेगा। यह चल और अचल जो है, यह प्रकृति की संरचना है, मेरी बलराम जाट की बनाई हुई संरचना नहीं है। आंखें बंद करके समझोगे आपको संपूर्ण सृष्टि समझ में आएगी। आंख खुली करके समझोगे तो बाहर चलने फिरने वाले, पंखा घूम रहा है, आदमी चल रहे हैं, लाल दीवाल है, सफेद कुत्ता भौंक रहा है, वो सब दिखेगा। प्रकृति को देखना हो, समझना हो तो आंखें बंद करके समझा जा सकता है। अभी प्राकृतिक कृषि में हमने यह समझा कि कृषि क्या है और प्रकृति क्या है। एक दूसरे के पूरक हैं, आदमी और पेड़ पौधे और सब स्थिर प्राणी और चलने फिरने वाले प्राणी। अभी हम प्राकृतिक कृषि करना चाहते हैं हमारे खेत में। अभी मेरे पास केला है, मिर्च है, टमाटर है, पपीता है, आम, जाम, नींबू, सीताफल, कोई सी भी फार्मिंग है, तो प्राकृतिक कृषि को मेरे खेत में कैसे एडॉप्ट करूं? तो प्राकृतिक कृषि के सभी लेक्चरर्स ने अपने अपने रूल रेगुलेशन दिए हैं और काफी मित्र काफी लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं पर कुछ गड़बड़ी नहीं है, आप करते रहो। मेरी अगर कुछ बातें अच्छी लगे तो उसमें ऐड कर लेना। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं संपूर्ण हूं, लेकिन मैंने जो डेटा निकाला है मैं उस पर बात कर रहा हूं कि किसान अपने खेत में क्या एप्लीकेशन कर सकता है। हवाई फायरिंग में बात करने में आपके खेत में एप्लीकेशन ही नहीं हुआ तो फिर मेरा बोलने का मतलब क्या है? ठीक है, प्राकृतिक कृषि जो होती है वह कुछ हद तक जंगल के हिसाब से होती है। मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फसल, हमने एक फसल लगाई है तो उसकी जड़ों को भोजन तो चाहिए। अभी उदाहरण के लिए मैंने लगाया है मिर्च, अभी इस मिर्च को जड़ों से भोजन तो चाहिए, तो इसके अंतर्वर्ती में कोई फसल लगाऊं जो अपनी जड़ों से भोजन निकाले। जैसे मैं सोयाबीन बोता हूं तो वो कुछ देगा नाइट्रोजन, मैं अगर मूंगफली बोता हूं तो वो कुछ देगा नाइट्रोजन, मैं अगर गेंदे के फूल बोता हूं या मैं आपका ढेचा या सनहेम बोता हूं तो वो जड़ों से फास्फोरस देगा। हमें इस प्लांट को एनपीके देना है प्राकृतिक तरीके से, तो हम चयन कर सकते हैं कि यहां पर अंतर्वर्ती फसल लगाएं या इसको एनपीके प्रोवाइड करवाएं। हेलो, समझ में आ रहा है? हम यहां पर इस पौधे के आसपास जड़ों की कक्षा में दूसरी अंतर्वर्ती फसल लगाएं जिसकी जड़ों से इसको भोजन मिले, या इसको प्राकृतिक तरीके से भोजन अवेलेबल करवाएं।
अल्टीमेट मेरी धरती माँ को नुकसान न हो, मेरे पौधे को प्राकृतिक रेडी फूड मिले, ताकि वह मुझे स्वस्थ फल दे, जो मैं अपने जीवन में और अपने घर वालों के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए मैं अन्नदाता की भूमिका निभाऊं और अच्छा फ्रूट अवेलेबल करूं। तो प्राकृतिक कृषि की कुछ मेन मूलभूत भूमिका है। जहां पर मेरा प्लांट है, हेलो, पौधा कोई सा भी हो, प्राकृतिक कृषि के थंब रूल। प्राकृतिक कृषि में आप अगर आगे बढ़ रहे हैं और कचरे की मल्चिंग नहीं है, तो आपकी प्राकृतिक कृषि नहीं है। मन समझाने का काम बंद करो। बायोमास बॉडी, किसी भी पेड़ पौधे का सूखा हुआ मृत अवशेष, उसे कहते हैं बायोमास। बायोमास मतलब मेरी भाषा में कचरा, कचरे की मल्चिंग, मल्च मतलब पौधे के आसपास बिखराया हुआ बायोमास बॉडी। जो भी स्थिर प्राणी हो, उनके मरणोपरांत उनके जो अवशेष बचे हैं, जैसे गेहूं के पराली, गेहूं का भूसा नहीं, एक भी वह बायोमास बॉडी यूज नहीं करना है जो चिपक जाता है, जो ढीला रहता है, जिसके अंदर बाहर हवा जा सकती है, आ सकती है, वह बायोमास बॉडी लेना है। वह पेड़ पौधों का सूखा हुआ अवशेष लेना है और उसका काष्ठ आच्छादन करना है। पहला थंब रूल, अगर आपको प्राकृतिक कृषि में आगे बढ़ना है तो आपको कचरे की मल्चिंग चाहिए ही चाहिए। बिना कचरे की मल्चिंग से आप आगे बढ़ रहे हो तो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। कुछ मतलब नहीं आपकी प्राकृतिक कृषि का बगैर कचरे की मल्चिंग से, बिना बायोमास बॉडी के काष्ठ आच्छादन से अगर खेती कर रहे हैं तो आपकी कोई प्राकृतिक कृषि नहीं होगी। उसका रीजन मैं बतलाता हूं। सूर्य देवता जो अपनी रोशनी बिखेर रहा है, वह जैसे ही किरणें धरती पर गिरती है तो यहां से कार्बन ह्रास होता है, उड़ता है। सूर्य की रोशनी जैसे ही मिट्टी में लगती है, वहां से कार्बन उड़ जाता है, कार्बन ह्रास होता है। वहां पर कोई भी जीवंत कीट पतंग बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, वह उसके अंदर चले जाते हैं छांव में। अभी वह ज्यादा गर्म हो रहा है तो वह ज्यादा अंदर चले जाते हैं। पीएसबी, केएसबी, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, वर्मी कंपोस्ट, अनंत अनंत जो डिक्शनरी वालों ने खोजे भी नहीं होंगे, वह भी है सृष्टि में। तो वह कब रहेंगे? जब हमें उसके ऊपर काष्ठ आच्छादन कर देंगे तो वहां पर बायोमास कॉलोनी डेवलप होगी, बायोडायनेमिक कॉलोनी डेवलप होगी, जिसमें अनंत सभी तरह के जीव जीवस्य जीवनम पैदा होंगे और रहेंगे। पैदा ही है जमीन में, लेकिन हम उसे अगर काष्ठ आच्छादन से ढकते हैं तो हवा अंदर बाहर होती है, पानी का ईवो प्रेशर कम होता है और वहां पर सभी तरह के कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरियाज वहां पर पनपना चालू होते हैं और वहां पर बायोडायनेमिक कॉलोनी तैयार होती है। काष्ठ आच्छादन एक तरीके से सभी तरह के जीवात्माओं का घर है, मकान है, उनकी छत है। मैं बलराम जैसे ये छत के नीचे आप लोगों से संवाद कर रहा हूं, अगर ये छत ना होगी तो डायरेक्ट धूप लगेगी, तो मैं वहां टिक नहीं पाऊंगा ज्यादा समय, तो मुझे छांव चाहिएगी। अल्टीमेट प्रकृति को बायोडायनेमिक कॉलोनी डेवलप करने के लिए छांव चाहिए। छांव कैसी चाहिए? जिसमें हवा अंदर बाहर होती रहे। तो सबसे अच्छा मल्चिंग प्राकृतिक कृषि में बायोमास बॉडी का काष्ठ आच्छादन है, कचरे की मल्चिंग है। इस कचरे की मल्चिंग में प्लास्टिक नहीं चाहिए, लोहा लंगर नहीं चाहिए। चलन निकल आया है प्लास्टिक मल्चिंग का, न जाने किसान किसको बेवकूफ बना रहा है। कंपनियों वालों ने तो किसान को समझ ही लिया है बेवकूफ, उनकी तो कोई गलती ही नहीं है, लेकिन हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं यह समझने की आवश्यकता है। प्लास्टिक मल्चिंग को हम इतने अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को तो आगे खेती करना ही नहीं देंगे। गड़बड़ है। कचरे की मल्चिंग पे आओ। सबसे पहला थंब रूल, अगर आपके खेत में कचरे की मल्चिंग है तो हाँ, हम प्राकृतिक कृषि की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम रेसिड्यू फ्री कृषि की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम 70-30 खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, 70-30 फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर बायोमास कचरा हमारे खेत में है, जड़ों की कक्षा में पौधे के नीचे, यह हमारे किचन गार्डन में हो सकता है, हमारे होम गार्डन में हो सकता है, हमारे खेतों में हो सकता है, हमारे टेरिस गार्डन में हो सकता है। जहां से भी हमें प्राकृतिक उत्पादन करना है वहां पर बायोमास बॉडी चाहिए, मतलब चाहिए, उसका कोई विकल्प नहीं है। थंब रूल एक,
कचरे की मल्चिंग, मल्च कचरा, इसके बगैर आप सोच नहीं सकते कि हम आगे बढ़े। ओके, फ्लड इरिगेशन हो वह भी, और ड्रिप इरिगेशन हो वह व्यक्ति भी कचरे की मल्चिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को और मदद मिलेगी अगर आप मेरा किसान पाठशाला पे 999 नंबर का वीडियो देखते हो, तो काफी मदद मिलेगी आपको प्राकृतिक कृषि को समझने में। 999 नंबर का वीडियो है 70-30 खेती। यह 100 बलराम का निचोड़ है, किसान पाठशाला का निचोड़ है, जो मैंने 70-30 खेती 3 घंटा 33 मिनट 19 सेकंड के वीडियो में दे रखा है। आगे मैं बढ़ता हूं। प्राकृतिक कृषि में बायोमास बॉडी चाहिए, बायोमास बॉडी कचरे की मल्चिंग चाहिए। अभी इसमें आगे क्या चाहिए? अभी आगे सबसे बड़ा एक नाम आता है ह्यूमस। हेलो, ह्यूमस चाहिए हमें हमारे खेतों में। ह्यूमस क्या है? आप सभी किसान मित्रों ने देखा होगा कि हमारे जो भी कचरे के ढेर हैं, घर के पास, गांव के बाहर, खेत खलिहान में जो गाय भैंस बकरी जो विष्टा निकालती है, उनके जो हमने रुखड़े या ढेर बना रखे हैं, गोबर के ढेर बना रखे हैं, या जो हम जो भी कूटा कचरा निकालते हैं उनके ढेर बना रखे हैं, वह ढेर जब जुलाई अगस्त में बारिश होती है तो उसके नीचे से लाल पानी निकलता है। क्या निकलता है? ढेर के ऊपर बारिश होती है तो ढेर के जो गुड़ गोबर और कचरा और जो भी पड़ा है, हमारा जो वेस्टेज ढेर है, उसके नीचे से लाल पानी निकलता है बारिश होने के बाद। तो लाल पानी क्या है? लाल पानी है ह्यूमस। यह किसी भी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, यह प्रकृति की रचना है ह्यूमस। ह्यूमस हमारे खेतों में है तो हमें प्राकृतिक कृषि तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमस क्या चीज है? ह्यूमस, जैसे मैं जंगल में लेके जाऊं आपको, ये जंगल में पेड़ पौधे हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, इससे बड़े भी हैं, सभी तरह के पेड़ पौधे हैं। अभी इन पेड़ पौधों के नीचे जो इनके सूखे पत्ते गिरते हैं, हेलो, थोड़ा देखने की कोशिश करो, मैं दिखा रहा हूं। जो पेड़ पौधे हैं उनके नीचे जो पतझड़ आता है और सारा पत्ता नीचे गिरता है, तो वह बायोमास बॉडी बन करके कचरे की मल्चिंग बनाता है। कचरे की मल्चिंग बनाता है तो जब बारिश होती है तो यह ऑलरेडी सूख चुका होता है, सूखा काष्ठ आच्छादन रहता है, सूख चुका होता है। इसके ऊपर बार बार आज पानी गिरा, फिर 2 दिन बाद गिरा, फिर 10 दिन बाद गिरा, फिर 20 दिन बाद गिरा। तो जैसे ही कचरे के ऊपर पानी गिरता रहता है तो यह कचरा डल होता है और यह उस पानी में अपना निचोड़ दे देता है, अपना रसा दे देता है, तो वह लाल पानी बन जाता है। जब यह पूरा का पूरा यह जो कचरा है, इस कचरे पर पानी गिरने से यह पूरा का पूरा मिट्टी में अंदर उतर जाता है लाल पानी। जिस मिट्टी में ह्यूमस वाला पानी उतर जाता है वह मिट्टी जीवंत हो जाती है। जीवंत मिट्टी का नाम क्या है पता है? SOIL, सॉइल, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। अनंत जीवों की आत्मा, उसको हमने सॉइल कहा है, मृदा कहा है, मिट्टी कहा है। अनंत जीवों की आत्मा, तो अनंत जीवों की आत्मा कब बनेगी? जब कचरे की मल्चिंग होगी। तो हमने अनंत जीवों को मकान बना के दे दिया, छत डाल दी, और वहां पर कचरे की मल्चिंग ढीली होना चाहिए। गेहूं का भूसा कभी भी प्रयोग ना करे, वह चिपक जाता है, या उसके जैसा कोई सा भी भूसा जो चिपक जाए वह कभी भी प्रयोग नहीं करना है। हर वो बायोमास बॉडी जो ढीली है, जैसे जंगलों में पेड़ पत्ते गिरते हैं, वह कचरे की मल्चिंग हो गई, बायोमास बॉडी की मल्चिंग हो गई। अभी पानी गिरा तो उसका लाल पानी, जो कचरा डल होने के बाद लाल पानी निकला, वह पूरी मिट्टी में फैल गया। ह्यूमस, लाल पानी ह्यूमस है, वह पूरी मिट्टी में फैल गया। तो यहां पर ऑटोमेटिक बैक्टीरिया डेवलपमेंट होंगे, बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप होगी, मित्र शत्रु सब तरह के, फंगस वाले भी और एंटी फंगस भी, और सभी तरह के जो हमारे पेड़ पौधों को भोजन अवेलेबल करवाएंगे वो भी, माइक्रोबैक्टीरियाज भी, NPK वाले भी, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर वाले भी, और आपके आयरन बोरान झिंक मोलिब्डेनम कॉपर क्लोरीन कोबाल्ट वाले भी, सभी तरह के जो वैज्ञानिकों ने 17 न्यूट्रिएंट्स खोज रखे हैं। इससे ज्यादा उनको पकड़ में नहीं आए, उससे ज्यादा और न्यूट्रिशन यहां पर डेवलप होता है।
एक्चुअली वैज्ञानिक उसको बोलते हैं जो उसने शोध करके एक ऐसा यंत्र तैयार किया जिससे वहां पर ढूंढ लिया कि यह व्यक्ति है यहां पर। हेलो, पहले 15 न्यूट्रिशन थे, फिर 16 आए, फिर 17 आए। 15 के पहले 3 मिले थे, एनपीके ही काम करता था, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आया, फिर बोरान जिंक आया, फिर मोलिब्डेनम कॉपर क्लोरीन कोबाल्ट आयरन आया, ऐसे करके 17 न्यूट्रिएंट्स आए। तो आए, वैज्ञानिकों ने वहां पर डाला क्या? नहीं, जिनको वैज्ञानिकों ने खोज लिया, मतलब पहले से थे। तो 17 से अनलिमिटेड है, 17 पर रुको मत। प्रकृति को क्या चाहिए? अनलिमिटेड विस्तार उसका चाहिए, जो हम जहां तक कभी जा नहीं सकते, फिर वहां दिमाग लड़ाने की आवश्यकता क्या है? वैज्ञानिकों ने दिमाग लड़ाया है, 17 न्यूट्रिशन है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि 17 न्यूट्रिशन है। तो क्या मैं कहूं कि केवल 17 न्यूट्रिशन से मेरा प्लांट पक जाएगा? हेलो, नहीं पकेगा, गड़बड़ आएगी। अनंत जीवों की आत्मा में मात्र 17 कहां मायने रखते हैं? सोल ऑफ इंफिनाइट लाइफ। अनंत जीवों की आत्मा में मात्र 17 न्यूट्रिशन मेरे प्लांट को हष्ट पुष्ट कर देंगे। दिमाग लड़ाओ, थोड़ी सोचने की बात है, गड़बड़ है। हमें जो जहां जा सकते हैं वहां तक जाना चाहिए, अंदर घुसकर डीपली देखने में कुछ हाथ लगने वाला नहीं। तो कचरे की मल्चिंग जंगलों में होता है, पानी गिरता है, हमने ढेर बनाया, पानी गिरता है तो लाल पानी निकलता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो हमारे खेतों में या तो हम जंगल जैसा वातावरण बनाएं तो ह्यूमस ऑटोमेटिक होगा। हम किसान जंगल जैसा वातावरण खेतों में बना नहीं सकते, तो हमें चाहिए ह्यूमस। तो ह्यूमस की उत्पत्ति हमें कैसे करनी पड़ेगी? या कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं है। हेलो, हमें पहले चाहिए काष्ठ आच्छादन, दूसरे नंबर पे चाहिए हमारे खेतों में हमें ह्यूमस। तो ह्यूमस की उत्पत्ति कैसे होगी? कचरे की मल्चिंग जहां आपने कर रखी है उसके ऊपर ड्रिप डालना है। अगर ड्रिप एग्रीकल्चर, ड्रिप की खेती है, तो जो कचरे की मल्चिंग कर रखी है इसके ऊपर ड्रिप डालना है। तो ये बूंद बूंद जो पानी गिरेगा इस कचरे को डल करके ह्यूमस बनाता रहेगा, एक काम। दूसरा, ह्यूमस के बगैर हो नहीं पाएगी, क्योंकि जहां हमारा ह्यूमस वाला पानी उस मिट्टी में जाता है तो देसी केचवा नीचे गर्भगृह में जहां भी हो उठकर ऊपर आता है। किसान का सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई प्राणी है तो वह है वर्म। वर्म जो है, देसी केचवा ऐसे गांडुली ऐसा आता है, सांप के जैसा छोटा सा। हमने हाईटेक खेती अपना करके खेतों को इतना अल्टी पल्टी कल्टी करके काम कर रखा है कि देसी केचुए दिखते नहीं हैं। तो वह या तो नीचे उतर गए हैं या मर गए हैं। जमीन की सतह से 4-5 मीटर तक भी नीचे जा सकते हैं, 10 मीटर भी नीचे जा सकते हैं। तो 10 मीटर तो वहां तो अथाह महासागर है, भंडार है हमारे पौधे के भोजन। अथाह महासागर है जो लीच हो करके नीचे गया। लेकिन हम जो भी पौधा लगाते हैं वह मिट्टी की 6 इंच की लेयर तक ही उसकी रूट का डिजाइन सर्वाइव होता है। पेड़ जो हैं वो नीचे तक जाते हैं, लेकिन जो हम कपास, मिर्च, टमाटर, ये जो आलू, लहसुन, प्याज, केला, पपाया, ये 6 इंच की लेयर में मैक्सिमम कबड्डी खेलते हैं कि वहां से न्यूट्रिशन अपटेक करें। और हम 1 फीट तक तो हल बक्खर पलटी पलऊ फलाना ढिमका करके तोड़ताड़ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो वहां पर देसी केचवा रहा नहीं, वहां अनंत जीवों की आत्मा बची नहीं, जी मिट्टी को मृत कर रखी है, वहां पर कार्बन परसेंटेज है नहीं, वहां ह्यूमस हमारा जाता नहीं, क्योंकि कचरा निकाल के हम हर साल बाहर करते हैं। इस्तेमाल करना चालू करें, हम सभी के पास है, दे रखा है। मैं जामवंत बनकर आप सभी हनुमानों को आपकी शक्ति याद दिलाना चाह रहा हूं। मेरे किसानों, आप सभी शक्ति याद कर लो हनुमान के जैसे और छलांग लगा दो एग्रीकल्चर में। प्राकृतिक कृषि को अपने खेत में जितना एडॉप्ट कर सको करो। क्या करना है, कुछ छोटे छोटे सिद्धांत है वो मैं बता रहा हूं। ह्यूमस हमारे खेतों में लाकर डालना ही है या बनाना ही है, या खेत में ऐसा वातावरण तय करना है कि ह्यूमस रहे। ह्यूमस वाली मिट्टी को खाने के लिए देसी केचवा ऊपर आता है। एक देसी केचवा, हेलो, एक देसी केचवा, मुझे बताइए आप कितनी मिट्टी पलटता है एक साल में? देसी केचवा रात और दिन काम करता है, सोता नहीं। मैं अमेरिकन केचवे की बात नहीं कर रहा हूं जो कचरा खाता है, कचरा निकालता है। मैं बात कर रहा हूं जो प्रकृति में जनरल केचवा है, आर्टिफिशियल बनाया नहीं है, जो कचरे खाने वाला केचवे की बात नहीं मैं कर रहा हूं। जो प्रकृति में केचवे हैं, जो गांडुड़ी हैं, अपने अपने भाषा में क्या कहेंगे,
हमारे यहाँ बड़वानी मध्य प्रदेश में केचुआ बोलते हैं, अंग्रेजी में वर्म बोलते हैं। वर्मी वॉश, वर्मी कंपोस्ट जिसका हम खाद बनाते हैं। देसी केचुए अगर ह्यूमस वाली मिट्टी है तो वो नीचे से उठकर उस मिट्टी को खाने आता है, और ऐसा वातावरण डिजाइन किया तो एक देसी केचुआ 365 दिन 24 घंटे काम करता है, तो 36 टन, 36 टन नहीं, 36,000 टन मिट्टी को पलटता है। हेलो, एक देसी केचुआ अगर आपके खेतों में 24 घंटे 365 दिन साल भर के लिए टिक गया ऊपर की 6 इंच की लेयर पर, तो कितनी मिट्टी खाता है और निकालता है? 36,000 टन। टन, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल नहीं बोल रहा हूं। कौन किसान ऐसा है जो 1 एकड़ में 36,000 टन फर्टिलाइजर डालता है? हेलो, बताओ, आपसे क्वेश्चन है। थोड़े से बाउंसर जाएंगे मेरी बातों का, लेकिन आप रिसर्च करो और जाओ, आपको पता चलेगा एक देसी केचुआ अगर 24 घंटे आपके ऊपर की सतह पर रह गया तो कितनी मिट्टी पलटेगा, कितनी मिट्टी खाएगा, कितना विष्टा निकालेगा, वह पौधे का भोजन रहेगा। यह कहां रहता है देसी केचुआ? जहां पर कचरे की मल्चिंग होगी, डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, नीचे वापसा कंडीशन होगी और कचरे का पानी निकलेगा, या हम ह्यूमस उस मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी को खाने के लिए आएगा देसी केचुआ और वही रहेगा। उसके घर का निर्माण करके दे दो, उसको खाने पीने की जमीन जायदाद उसको दे दो, तो वहीं रहेगा। वो क्या खाएगा? देसी केचुआ मिट्टी खाता है, मिट्टी का खाद निकालता है, मिट्टी खाता है। और देसी केचुआ जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापस नहीं आता, दूसरे रास्ते से आता है। ये 24 घंटे में 2 मीटर 1 मीटर ऊपर नीचे होते रहता है, ऐसे नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। यह किसान का सबसे प्रिय मित्र है देसी केचुआ। प्राकृतिक कृषि में अगर आपके खेतों में देसी केचुआ नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो देसी केचुआ रहेगा कैसे? आपके खेत की ऊपर की मिट्टी पर अगर ह्यूमस नहीं है तो देसी केचुआ उस मिट्टी को खाएगा नहीं। ह्यूमस वाली मिट्टी खाता है, तो ह्यूमस आएगा कैसे? कचरा होना चाहिए, कचरे का डल होने से जो पानी निकलता है वह मिट्टी को देसी केचुआ खाता है। ह्यूमस समझ में आया? सबसे पहला कचरे की मल्चिंग, दूसरा ह्यूमस हमारे खेतों में होना अति आवश्यक है। हेलो, दो चीजें। मेरी प्राकृतिक कृषि का निचोड़ यही है कि यह दो चीजें आपने एडॉप्ट कर ली, आप लड़ाई जीत गए, आप आगे बढ़ गए, आपने प्राकृतिक कृषि को एडॉप्ट कर लिया। अभी इसके अलावा कुछ झान मंजीरे नहीं बजाओगे, कुछ एडॉप्ट नहीं करोगे, जब भी चलेगा। ह्यूमस हम घर पे कैसा बनाएं और यह हमारे खेतों में एप्लीकेशन कैसा करें, इसको लेकर के मैं आगे आता हूं कि ह्यूमस बहुत सारे बुद्धिजीव हैं जिन्होंने कबाड़ा करके रखा है, ह्यूमिक एसिड को ह्यूमस से रिलेट कर रहे हैं। ह्यूमस से ही नाम निकला ह्यूमिक एसिड। ह्यूमस दिखता भी है वही लाल पानी, ह्यूमस जैसा ही ह्यूमिक एसिड भी दिखता है। ह्यूमिक एसिड लिक्विड कार्बन है, कुछ मात्रा में कह सकते हैं। ह्यूमस अपने आप में प्रकृति है। ह्यूमिक एसिड आज की तारीख में आर्टिफिशियल हो गया है, वह भी प्रकृति है। खदानों का कोयला निकला है जो घुल जाता है और वह एक तरीके से ह्यूमस के रूप में काम में आता है, लेकिन कुछ परसेंट 0.0001 आता होगा। आर्टिफिशियल बहुत सारा कोयला पीस करके दे रहे हैं आपको ह्यूमिक एसिड के नाम पर, गड़बड़ है। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। ह्यूमस हम हमारे खेतों में कैसे निर्माण करें और हर एग्रीकल्चर में कैसे उसे अप्लाई करें। ह्यूमस के लिए आपको एक छोटा सा नाडेप बनाना पड़ेगा। पूरे तरीके से समझाता हूं ह्यूमस कैसे बनाए हम। साइज आपके पास जैसी अवस्था हो वैसा ले सकते हो। 1.5 फीट, 2 फीट बाय 5 फीट का, या 3 बाय 10 फीट का, जैसे आपके पास जगह हो वैसा ले सकते हो। अभी यह 4 दीवारी हमने खड़ी कर रखी है, यह नाडेप बना दिया है। इस नाडेप में
थोड़ी सी पेंटिंग कर देता हूँ, आपको सहूलियत आएगी देखने में, समझने में। ठीक है, ये एक नाडेब बना दिया है। इस नाडेब में एक कोने पर आपको वॉल रखना है। हेलो, जिससे आप पानी ले सको। इस कुंड में, इस नाडेब में, इस टोकरी में आप जो शब्द दे दो, कम से कम 5 फीट बाय 2 फीट, 5 फीट बाय 1.5 फीट इस तरह का होना चाहिए। इसमें स्लोप होना चाहिए। अगर यह साइज हमारा जो भी हाइट है इससे स्लोप होना चाहिए। यहां पर अगर 5 फीट का है तो 5 इंच का, यह जितना लंबा है उतने इंच का स्लोप होना चाहिए। यह सीधा है तो इसका ऐसा थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए, ताकि यहां पर हम जो डालेंगे उसका रसा निकलकर लास्ट कोने में जाएगा। अभी इस नाडेब में आपको क्या करना है, आपके पास खेतों में जो भी निंदाई गुड़ाई हो रही है, XYZ, खरपतवार, बायोमास बॉडी, किसी भी स्थिर प्राणी का वेस्टेज इसमें डालना है। हमारा वेस्टेज थोड़ा बहुत इसमें डालना है, क्योंकि हमारा वेस्टेज ही पौधे का भोजन है। गोबर हमारा या गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली का, किसी का भी, इस नाडेब में थोड़ा बहुत डालना है। पेड़ पौधों की सूखी बाडी, चावल की पराली, गेहूं की पराली, चावल के छिलके, चावल की पराली, गन्ने के पत्ते, केले के पत्ते, गन्ने की बॉडी, XYZ किसी भी पेड़ पौधे का सूखा हुआ उसे डालना है। और हम जिस खेत में इसको डालने वाले हैं उस खेत की मिट्टी, इसको 1 2 3 लेयर बना करके रखना है, यहां पर डाल देना है, यह वाल बंद रखना है। इसमें एक बार पूरे को भिगो देना है, गीला करना है, छांव में यह रहना चाहिए। फिक्स कर लो, परमानेंट कर लो, ह्यूमस बनाने का सबसे अच्छा तरीका। इसको छांव में रखना है, या हमारा जहां भी पेड़ है खेत में वहां पर, या एक रेडीमेड प्लास्टिक का टब या कुंडी ले लो और उसको तिरछा कर दो और यहां पर कोग लगा दो। अभी इसमें कम से कम 15 दिन तक उसको छोड़ देना है। उसमें पानी डाला है, नीचे से स्लोप है और वहां पर कोग लगा रखा है, कोग बंद है, ऊपर से छांव है। जो भी प्राकृतिक पेड़ पौधों की बॉडी, अवशेष, मिट्टी, हमारा गोबर, उसमें डाल करके हमने उसको पानी दे दिया। ठीक है, अभी इसमें केवल पानी डालना है, केवल पानी डालना है, केवल पानी डालना है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद में यहां से कोग से सारा पानी, एक बार आप इसको निकालोगे ड्रम में तो सारा पानी निकल के आ जाएगा। अभी यह 15 दिन बाद का जो पानी आएगा, यह आएगा लाल पानी। हेलो, यह जो आपने जो डाल रखा है पेड़ पौधों का अवशेष या गोबर, थोड़ा बहुत, पूरा गोबर नहीं डालना है, पूरा पेड़ पौधों का अवशेष नहीं डालना है, मिक्स जो भी डल जाए, आपके किचन वेस्ट को डाल दो, कचरे कूटे को डाल दो, गोबर को डाल दो, XYZ सब डाल दो। ये धीरे धीरे बैठते जाएगा, इधर आपका पानी निकलते जाएगा। 15 दिन बाद एक बार पूरे को खाली करना है, उसको खेत में चला देना है। ड्रिप हो तो ड्रिप से, पानी दे रहे हो तो फ्लड से। यह लाल पानी बनने की प्रोसेस चालू हो गई। एक बार यह डल होना चालू होगा फिर चालू हो जाएगी। उसके बाद में हर 24 घंटे में इसमें 5 लीटर पानी डालना है, 5 लीटर पानी निकालना है। सिंपल सा, समझ में आ रहा है? हर रोज 15 बाय 2 पर, 15 बाय 2 का जो आपका नाडेब होगा, सिंपल सा सिस्टम है। 15 बाय 2 के नाडेब में एक 15 दिन के बाद यह डल होना चालू होगा। इसके बाद 5 लीटर पानी, सॉरी 5 बाय 2 का ये है, 15 बाय 2 नहीं, 5 फीट बाय 2 फीट का है। इसमें हर 24 घंटे में 5 लीटर पानी डालना है और हर 24 घंटे बाद नीचे से कॉक खोल करके 15 दिन के बाद में यह प्रक्रिया चालू करना है। 5 लीटर पानी निकाल लेना है। उसमें ह्यूमस, नमी तो बनी हुई है, लेकिन वो जो डल हुआ है वह डल हुआ इधर नीचे आना चालू हो जाएगा। यह ह्यूमस बनाने का सबसे आसान, सबसे सस्ता, घर पर हम अमृत पानी, ह्यूमस, आपकी नजरिए से जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो। अभी हर रोज 5 लीटर डाला, 5 लीटर निकला। ये पूरा जो कचरा है, यह जो डाल रखा था, यह धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाएगा, बैठना चालू हो जाएगा।
ये जैसे नीचे बैठे वैसा दूसरा कचरा डाल दो, सूखा कचरा डाला है तो उसमें गोबर और खेत की मिट्टी थोड़ी सी डाल दो बस, और ऊपर से पानी डाल दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दो बार ऐसा लगे कि फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है तो गुड़, गोबर, गोमूत्र, सुक्रोज, इसका एक आध बार घोल बनाकर उसमें डाल दिया, वाइसेनोमेटा के अंदर सुक्रोज आता है, यह घोल बना करके डाल दिया तो यह बैठना चालू रहेगा, जितना बैठे उतना डाल दो। अभी यह जो 5 फीट वाला नाडेब जो है, यह 5 फीट वाला नाडेब 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। हेलो, इसमें 1 एकड़ का संपूर्ण फर्टिलाइजर बन गया और कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं, प्राकृतिक कृषि आप कर रहे हो तो। यह 15 से 20 दिन के बाद हर रोज 5 लीटर लिक्विड देगा आपको। 5 फीट बाय 2 फीट वाला नाडेब जो है, और कचरा बैठेगा, आप कचरा डाल दो, हर 15 दिन में जितना बैठ जाए उतना डाल दो, गायब होगा, गायब। वो कचरा आपको निकाल के बाहर नहीं करना है, वो नीचे बैठेगा, उसका पानी रास बनेगा, वह रास आपको ह्यूमस मिलेगा। आपके पास ड्रिप हो तो ड्रिप से चलाओ, आपके पास फ्लड हो तो फ्लड का जो पानी दे रहा है उससे चलाओ, या आप पौधे के आसपास ड्रेंचिंग कर सकते हो। इतना अच्छा, सस्ता, सुंदर फर्टिलाइजर, प्राकृतिक फर्टिलाइजर और कहीं नहीं मिलता है। हम किसान हमारे घर पर आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश कर सकते हैं बनाने की। प्रकृति हमें बता ही रही है कि आप इस तरीके से ह्यूमस बनाओ। यह ह्यूमस बनाने का एक साधा, सरल, सिंपल सा तरीका है जो हम घर पे हमारे खेतों के लिए बना सकते हैं। 5 बाय 2 का नाडेब बनाया या 5 बाय 2 का कुंड लिया तो उसमें 5 लीटर ह्यूमस हर रोज आपको मिलेगा, जो आपके 1 एकड़ के खेत के लिए पर्याप्त है, 1 से 2 एकड़ के लिए। ठीक है, पहला कचरे की मल्चिंग, दूसरा ह्यूमस। अगर ये 2 चीज है तो और कुछ फर्टिलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। फार्मिंग होगी, पकेगा, उत्पादन आएगा और पूर्ण तरीके से हेल्दी उत्पादन आएगा। अभी खेत में एप्लीकेशन कैसे करें, तो मैंने आपको बतला रखा है 70-30 खेती का, आपको वीडियो एक बार और देखना पड़ेगा, उसमें पूर्ण तरीके से बतला रखा है। आप जो भी फार्मिंग कर रहे हो, जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन है उसके लिए बतला रहा हूं। ड्रिप इरिगेशन में 10-10 फीट पर नाली करना है, ड्रिप डालना है 5-5 फीट पर, ड्रिप 5-5 फीट पर है। इस नाली से इस नाली की दूरी 10 फीट है। आप जो भी पौधा लगा रहे हो, मिर्च है, टमाटर है, कपास है, केला है, गन्ना है, जो भी है ड्रिप इरिगेशन में, इस तरीके से हल्का बेड पर लगाना है। हेलो, ये 70-30 खेती को मैं फिर से पुनः इसमें थोड़ा सा समझा दूं, आप प्राकृतिक कृषि खेत पे कैसा करोगे। यहां पर कचरे की मल्चिंग रखना है, कचरे की मल्चिंग के ऊपर आपने ड्रिप डाल रखी है। कपास हो, मिर्च हो, टमाटर हो, केला हो, नींबू हो, आम, जाम, सीताफल, कुछ भी XYZ, कचरे की मल्चिंग पर आपने ड्रिप डाल रखी है। अब यह जो ह्यूमस आप निकाल रहे हो हर 5 लीटर हर रोज, इसे आपको ड्रिप से चलाना है। हो गया खत्म, कचरे की मल्चिंग और 5 लीटर प्रति एकड़ इधर से निकाला, इधर ड्रिप से चला दिया, संपूर्ण फर्टिलाइजर हो गया। इसके अलावा कोई फर्टिलाइजर मार्केट से खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। कब? जब आपने यह बेड बना रखा है, आपने इस पूरे बेड में यहां से यहां तक कचरे की मल्चिंग कर रखी है, उस मल्चिंग के ऊपर ड्रिप डाल रखी है और ह्यूमस हर रोज उसमें डाल रहे हो। समझ में है? अगर ऐसा करते हैं तो कोई फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है। हमारी फील्ड धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी 6 महीने में, और जो हमने पौध लगाई है वह उसकी नॉर्मल उत्पादन देगी, न कम देगी न ज्यादा देगी। अभी हमें फर्टिलिटी करना है तो बूस्टअप हो सकता है उत्पादन, हमें फर्टिलिटी नहीं करना है तो डाउन हो सकता है। लेकिन इस विधि पर हम गए तो जैसे मैंने गेहूं बोया है इस विधि से, चावल लगाया है इस विधि से। बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं कमेंट्स में, मैं गेहूं ऐसे ही बोता हूं मेरे घर के, आपने चावल अगर लगाया है ऐसा, तो इस विधि में क्या होगा कि नॉर्मल उत्पादन आएगा। मेरे गेहूं का उत्पादन आता है 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ का। अभी आपने फर्टिलिटी करी है तो 20 से 25 क्विंटल आ जाएगा। आप फर्टिलिटी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हाल बक्कर करके गेहूं बो रहे हैं, कोई खाद नहीं डाल रहे हैं, तो 10-12 क्विंटल आएगा। इसमें जितना आना था उतना आएगा। काटन आप ऐसा लगा रहे हो, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हो और इस तरीके से काटन करते हो, तो आपके खेत में 10 क्विंटल काटन प्रति एकड़ के हिसाब से 100 उत्पादन होता है।
मैं कर चुका हूं, मैं गुजर चुका हूं इंदौर से। आपने अगर गन्ने की खेती करी है इस तरीके से, मैंने 450 से 500 क्विंटल का उत्पादन लिया है 70-30 फार्मिंग में, कचरे की मल्चिंग में, और केवल ह्यूमस दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। मारेवा शुगर फैक्ट्री में मैंने 6x1.25 पर गन्ना लगाया था और पूरा का पूरा प्रोडक्शन वहां पर दिया था मैंने। सिंपल सी चीजें हैं। यहां पर क्या किया है मैंने, कचरे की मल्चिंग करी है, ह्यूमस दिया है, तो देसी केचुआ आ गया मेरी उस फील्ड पर, मिट्टी पर। मुझे पौधे को भोजन देना है, तो भोजन कौन दे रहा है? देसी केचुआ उस ह्यूमस वाली मिट्टी को खाता है और मेरे प्लांट को उसकी विष्ठा देता है। वो मेरा प्लांट वर्मी कंपोस्ट को खाकर पैदा हो रहा है, उसकी पैदावार बढ़ा रहा है। अभी मैं यूरिया डीएपी पोटास ला करके मेरे पौधों को दूं या देसी केचुए की विष्ठा दूं, दोनों में न्यूट्रिशन है संपूर्ण। अभी कचरे की मल्चिंग है तो पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, माइकोराजा सभी कुछ वहां पर है। तो ज्यादा कुछ दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा काम है। अगर प्राकृतिक कृषि पे जाना चाहते हो, 70-30 खेती, कचरे की मल्चिंग, ह्यूमस रोज डेली चलाओ, बस पौधा पकेगा। मिर्च है तो भी, केला है तो भी, तुअर है तो भी, मूंग है तो भी, दलहन है तो भी, XYZ मैंने करके देखा है। आप अपने खेतों में करके देखिए। जो मित्र अपने घरों में होम गार्डन कर रहे हैं, उनको इसके अलावा कोई किसी तरीके का काम नहीं करना चाहिए। जो टेरिस गार्डन कर रहे हैं, उनको इसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। ह्यूमस, कचरे की मल्चिंग, हो गई प्राकृतिक कृषि, दैट्स इट। बहुत बड़ा बवंडर करके हम दिमाग को इतना झमेले में डाल देते हैं कि ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फलाना करूंगा, 200 लीटर में आकाव डालूंगा, ये डालूंगा, वो डालूंगा, इतना डालूंगा। कुछ जरूरत नहीं है। समझो तो सही पहले कि प्रकृति है क्या। प्रकृति क्या कहती है? बारिश करती है, कचरे को गलाती है, ह्यूमस निकालती है, बस प्रकृति इतना करती है। कुछ अलर बलर सलर को कोई 200 लीटर में मिला करके नहीं डालती है। वो जो पड़ा है उसको गलाती है, उसका लाल पानी निकलता है, वो मिट्टी में रहता है। उस मिट्टी को खाने के लिए सभी तरह के कीट पतंग जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वो आते हैं, उसकी विष्ठा निकलती है, उस विष्ठा को खाने के लिए बैक्टीरिया आते हैं, उन बैक्टीरिया को खाने के लिए और दूसरे आते हैं, उनको खाने के लिए कीट पतंग आते हैं। यह जीव जीवस्य जीवनम चलता रहता है और हमारे प्लांट को भोजन मिलता रहता है। यहां पर मेरा पौधा लगा हुआ है, इस पौधे को भोजन कैसे अवेलेबल हो, उसके लिए संपूर्ण मेरी ये जो संरचना में बोल रहा हूं। तो यहां पर कचरे की मल्चिंग जो कर रखी है, यहां पर ह्यूमस वाला लाल पानी जा रहा है। देसी केचुआ जितना भी नीचे हो, राजस्थान में 50 डिग्री जाता है, बड़वानी में 47-48 डिग्री है। मेरे खेतों में जाओगे जहां ह्यूमस वाला, कचरे वाला, जो रवि जाट का मैंने खेत बताया है, केले का 70-30 फार्मिंग, नागेश जाट का खेत बताया जहां कचरा डलवाया है, सोहन भाई का जो मैंने खेत बताया है जहां 70-30 फार्मिंग से कचरा डलवाया है। कचरे के नीचे जैसे ही हाथ डालते हैं तो हमें केचुए मिलते हैं। 47-48 डिग्री टेम्परेचर पर आज इतनी गर्म हवा चल रही है, उसके बावजूद कैसे? आप लोगों के खेतों में है, जाकर देखिए। देसी केचुए को ऊपर की सतह पर रखना सीख जाएंगे तो एक ही सिंपल सा थंब रूल है, कचरे की मल्चिंग। दूसरा, उसके ऊपर ह्यूमस प्रतिदिन कुछ न कुछ हम डालें ताकि उसकी खुशबू, उसकी जो प्रॉपर्टी मिट्टी की है उसको बदले और देसी केचुआ उस मिट्टी को खाए। देसी केचुआ हमारे पौधों की जड़ों की कक्षा में रहना चाहिए, तो वहां की मिट्टी को खाएगा, पलटेगा, तो पलटेगा, मिट्टी को खाने के बाद जो विष्ठा निकालेगा वह विष्ठा पौधे का भोजन है। तो हम डीएपी, यूरिया, पोटास खरीद के लाएं और डालें, या देसी केचुए को बोले तू काम धंधा कर, तेरी विष्ठा निकाल, मेरे पौधे को खिला। उस विष्ठा को खाने के लिए अनंत बैक्टीरिया आएंगे, वो बैक्टीरिया खाएंगे, उनकी विष्ठा निकालेंगे, वह सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। उन बैक्टीरिया को खाने के लिए कीट पतंग, कीड़े मकोड़े सभी कुछ आएंगे, उनकी विष्ठा निकलेगी, वह पौधे का भोजन है। जीव जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया को हमें केवल रन करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है। अभी यहां पर मैं हर रोज अगर डीकंपोस्ट चलूं, बहुत सारे मित्र हैं जो डीकंपोस्ट के पीछे हैं। डीकंपोस्ट गलत नहीं है, ह्यूमस भी कुछ हद तक डीकंपोस्ट का काम करता है, लेकिन ह्यूमस अलग है, डीकंपोस्ट अलग। डीकंपोस्ट नाम ही अपने आप में पूर्ण है। 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कहीं पर भी जाते हैं तो कंपोस्ट करना चालू करते हैं। अभी आपने सबको तोड़ मरोड़ के कंपोस्ट कर दिया तो फिर बैक्टीरिया की जरूरत है आपके खेत में, कॉलोनी डेवलप होगी। आपने हर 8 दिन में, हर 15 दिन में डीकंपोस्ट आपके खेतों में चलाया तो देसी केचुए की क्या जरूरत है?
आप डीकम्पोस्ट चला रहे हो ना, आप आर्टिफिशियल बैक्टीरिया डाल रहे हो अपने खेतों में, तो फिर दूसरे जो ऑटोमेटिक जनरेट होंगे प्रकृति से, आपकी मिट्टी के हिसाब से, आपके क्लाइमेट के हिसाब से, वहां पर जो आपके मिट्टी को, आपके कचरे को, आपके रूट्स को भोजन देने वाले बैक्टीरिया है, उनकी जरूरत ही नहीं है। आपने 2 बैक्टीरिया डाल दिए डीकम्पोस्ट के, हर 15 दिन में डाल रहे हो, तो पौधे को भी स्प्रे कर रहे हो। डीकम्पोस्ट गलत नहीं है, उसके पीछे लगना गलत है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे मित्र मेरी बाइट को समझते हैं कि मैं इसके अपोजिट हूं, इसके सपोर्ट में हूं। नहीं, मैंने जो देखा समझा मैं वो बतला रहा हूं। डीकम्पोस्ट के अपोजिट नहीं हूं। रोज डालना गलती है, अजीर्ण करेगा, पेट खराब होगा, वहां केवल डीकम्पोस्ट के बैक्टीरिया रहेंगे, दूसरे खत्म हो जाएंगे, आपके प्लांट में विकृति आएगी, कार्बन ही नहीं रहेगा, कार्बन ह्रास हो जाएगा। हमें वहां पर कार्बन चाहिए, यहां पर 10% कार्बन चाहिए आपको। अगर बिना फर्टिलाइजर के उत्पादन लेना है तो कैसे आएगा? डीकम्पोस्ट डालो, कार्बन खत्म हो जाएगा वहां पर, कंपोस्ट होगे, पौधा एक बार ग्रो कर लेगा, बाद में क्या करोगे? बैकलॉग होना चाहिए। हमें ऐसा वातावरण जनरेट करना है कि जो ऑटोमेशन में चले, और हम ऐसी पद्धति को अपनाएं जो अपने आप चले। अगर हमें चलाना पड़ रहा है तो फिर गड़बड़ है। डीकम्पोस्ट गलत नहीं है, पीछे लगना गलत है। गुड़, गोबर, गोमूत्र गलत नहीं है, पीछे लगना गलत है। अगर आपने यहां पर बायोमास कॉलोनी डेवलप कर दी, बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप कर दी, तो महीने में एक आध बार चला दो। आपकी कॉलोनी सही से डेवलप है तो गुड़, गोबर, गोमूत्र या डीकम्पोस्ट वहां पर जाएगा तो फैलेगा, मरेगा थोड़ी ना। अगर आपका वातावरण ऐसा है कि हर तीसरे दिन डालना पड़ रहा है तो फिर आपकी कॉलोनी गलत है, यहां पर सुधार की आवश्यकता है। तो हर रोज डालने की बजाय, हर 8वें दिन डालने की बजाय, हमें हमारी कॉलोनी की व्यवस्थापन कैसे कर रखी उस पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक कृषि का ये थंब रूल छोटा छोटा सा है, कचरे की मल्चिंग, ह्यूमस, दैट्स इट। कोई सी भी फार्मिंग हो। अभी इसके बाद में आता है प्राकृतिक कृषि में क्लाइमेट कंट्रोल। यहां पर बहुत सारे मित्र बोल रहे होंगे कि हम फ्लड इरिगेशन वाले कैसा करेंगे। अभी फ्लड इरिगेशन वालों के लिए है, यहां पर आपके पौधे लगे हैं, कोई से भी पौधे हैं, तो कचरा यहां पर करना है, नाली पर। यह नाली है और यह पाली है, तो हर पाली पर कचरे की मल्चिंग करना है। मैंने ड्रिप इरिगेशन में क्या बताया कि ड्रिप के नीचे कचरे की मल्चिंग करना है। फ्लड इरिगेशन में हर पौधे की जड़ों की कक्षा में कचरे की मल्चिंग करना है, और पानी देना है ऑड इवन। 1 नंबर में पानी दूंगा तो 2 नंबर में बंद रखूंगा, जिस दिन 2 नंबर नाली में पानी दूंगा उस दिन 1 नंबर में बंद रखूंगा, ऑड इवन। तो इस पौधे को यहां से जिस दिन पानी मिलेगा इधर से, उस दिन इधर से हवा मिलेगी। 70-30 खेती में पूरा बतला रखा है। और कचरे की मल्चिंग यहां होगी, और ह्यूमस हम यहीं पर डालेंगे, और पानी हम यहां पर देंगे। यह फ्लड इरिगेशन में है। इस विधि से भी जाएंगे, कुछ नहीं फर्टिगेशन करोगे, केवल ह्यूमस डालोगे, तो भी आपने अगर केला लगा रखा है तो 15 से 20 किलो मेरे से लिखवा लो। 15 किलो से कम नहीं आएगा, 20 किलो से ऊपर ही आ सकता है अगर हम क्लाइमेट कंट्रोल भी करेंगे तो। पर पौधे का वजन मैं ले चुका हूं, ले रहा हूं, ठीक है। अगर इस विधि से गए तो हमें उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह प्रकृति के सपोर्ट में हम जा रहे हैं, प्रकृति को जो चाहिए वह कर रहे हैं। उत्पादन आएगा क्यों नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। आपको सोसाइटी में यूरिया डीएपी के पैसे देने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं देसी केचुए को जो 4 मीटर नीचे चले गया है उसको ऊपर ला करके जमीन की सतह पर रखें। खरीद के देसी केचुआ मिलेगा नहीं, अमेरिकन केचुआ मिलेगा, वो कचरे को खा जाएगा। केवल यह ट्रिक है, देसी केचुआ ऊपर रहे हमारे मिट्टी की सतह पर, वह मिट्टी को खाएगा, मिट्टी को पलटेगा, उसकी विष्ठा को खाने के लिए अनेक बैक्टीरिया रहेंगे, वह जो विष्ठा देंगे, और देसी केचुआ जो विष्ठा दे रहा है वह मेरे पौधे का भोजन है। सिंपल सा लॉजिक है। समझ में आया? आज कुछ रॉकेट साइंस नहीं, प्राकृतिक कृषि सिंपल सा लॉजिक है। बहुत बड़ा बवंडर बना रखा है बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से। उनके तरीके भी सही हैं जो भी प्राकृतिक कृषि को समझा रहे हैं, लेकिन मैं यहां हूं, मुझे जाना यहां है, तो ऐसी प्राकृतिक कृषि मुझे नहीं चाहिए कि जाते जाते सालों बीत जाए और मैं मेरे बच्चों को बोल दूं कि आपको कोई प्राकृतिक कृषि नहीं करना है। मुझे प्राकृतिक करना कृषि तो सीधे जाना है, मुझे शट से
तो मेरा लक्ष्य तय हो रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मुझे कम खर्च में ज्यादा उत्पादन मिल रहा है। अगर ऐसे जलेबी बन के मुझे जाना है कि रोज कोई काढ़ा बना रहा हूं, कोई 200 लीटर में गुड़ गोबर गोमूत्र कर रहा हूं, कुछ दलहन डाल रहा हूं, तिलहन डाल रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, ढिमका कर रहा हूं, घर वालों को बदबू दिला रहा हूं, अच्छी चीजें हैं, संपूर्ण नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। यह सब गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन सही क्या है उसे भी तो एडॉप्ट करना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में यह सही है जो मैंने एडॉप्ट किया है और सीधा रास्ता आप किसानों को बतलाना चाह रहा हूं। इसी कड़ी में प्राकृतिक कृषि में एक मेन व्यवस्थापन आता है, क्लाइमेट कंट्रोल। हेलो, प्राकृतिक कृषि में क्लाइमेट कंट्रोल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमने क्लाइमेट कंट्रोल विधि प्राकृतिक कृषि में नहीं अपनाई है तो हमें उत्पादन घटेगा या कम मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल अपनाया है तो हमारा उत्पादन रासायनिक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से भी डबल हो सकता है। मैं कभी कभी ऐसी बातें बोल जाता हूं, आप लोगों के 10 फीट ऊपर से जाती होगी, लेकिन उसको पकड़ो, नीचे लाओ, अंदर उतारो। इसीलिए बोलता हूं कि जैक पिन लगाओ मोबाइल में और हेडफोन लगाओ कान में, उसके बाद मेरा वक्तव्य सुनना चालू करो नोटपैड लेकर के। प्रकृति क्या है? हमें जैसे गन्ना पकाना है, गन्ना आप अगर ये विधि से करते हो तो 400 क्विंटल मेरे से लिखवा लो, साइन करवा लो, 400 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आता है प्राकृतिक कृषि में, जो मैंने बतलाया है। नंबर 1, 72% किसी भी पेड़ पौधे में, फल में पानी है। नंबर 2, 20% बायोमास बॉडी है। तो बचा कितना? 3 नंबर पे आता है 8% NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो ये हो गया 100%। मैं बात कर रहा हूं आपकी अभी इस 20% की। बायोमास बॉडी 20% क्लाइमेटिक विधि से बनेगी। मैक्सिमम प्लांट को क्लाइमेट क्या चाहिए? 28 डिग्री का चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स, कुछ भी आप नाम ले लो, केला, गन्ना, पपीता, नींबू, आम, जाम, सीताफल, मिर्च, टमाटर, सोयाबीन, गेहूं, XYZ, 28-25 से अंदर आता है तो गड़बड़ होती है, कम कम होता जाता है उत्पादन। 28-30 से ऊपर जाता है तो गड़बड़ होती है, उत्पादन कम होते जाता है। तो क्लाइमेट कंट्रोल विधि अगर हम अपनाएंगे तो 20% हमारे पौधे नेचुरल तरीके से बढ़ेंगे, कहीं हमें एफर्ट लगाना नहीं, इसमें कोई फर्टिलाइजर का हाथ नहीं। क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करना है? अभी पूरे भारत की मैं अगर जियोग्राफी की बात करूं प्राकृतिक कृषि में, तो क्लाइमेट कंट्रोल हम किस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के मुताबिक हमें करना ही पड़ेगा। हम कौन सी फसल कर रहे हैं, हेलो, मेरे पूरे देश का जो जियोग्राफिकल डायग्राम में बनो तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें ये मेरा भारत देश है, इसको मैंने 5 भागों में मेरे हिसाब से बांट रखा है। एक है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, फिर है उत्तर, फिर है दक्षिण, और सेंटर में है मध्य। नंबर 1 पूर्व, नंबर 2 पश्चिम, नंबर 3 उत्तर, नंबर 4 दक्षिण, और नंबर 5 मध्य। दक्षिण में मैक्सिमम समुद्र है। दक्षिण में अगर थोड़ा सा हम नीचे अगर उतरेंगे तो यहां का क्लाइमेटिकल जोन 30 डिग्री के ऊपर नीचे है, और सबसे ज्यादा अच्छा उत्पादन किसी भी फसलों का यहां पर होता है। न ठंडी ज्यादा है न ठंडी कम है। क्लाइमेटिक कंट्रोल में 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और 25% से ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए। कोई कोई सी फसलों में 60% तक ह्यूमिडिटी लगती है, जैसे केला है या ऐसे में इतनी लगती है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान ऐसी गड़बड़ जगह पर है
कि मध्य भारत को टच होता है, पूर्व भारत को इधर से ठंडी टच करती है, इधर पश्चिम भारत की समुद्र की हवाएं टच करती है। तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम कहां पर हैं। अभी उत्तर भारत की मैं बात करूं तो यहां पर ठंडी ठंडी अच्छी है। यूपी की मैं अगर बात करूं, हमें हमारे खेत का वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा। हम यूपी में हैं कि गुजरात में हैं, हम वेस्ट बंगाल में हैं कि मध्य प्रदेश में हैं, इंदौर में हैं, हम कहां पर है ये हमें तय करना पड़ेगा कि हम कौन सी फसल लगा रहे हैं। तो हम 28 डिग्री का टेम्परेचर और 25% से ज्यादा ह्यूमिडिटी हमारे खेत में क्रिएट कर सकते हैं क्या? सबसे पहला क्वेश्चन। तो हमारे उत्पादन को घटने से कोई नहीं रोक सकता, उत्पादन केवल और केवल बढ़ेगा। तो हम किस जोन में बैठे हुए हैं और हम कौन सी फसल लगा रहे हैं। तो दक्षिण भारत को छोड़ के ऊपर सभी, मध्य हो, पूर्व भी थोड़ा अच्छा है क्लाइमेट में, पश्चिम, मध्य और उत्तर, इन 3 क्षेत्रों को क्लाइमेट कंट्रोल करना अति आवश्यक है। तो सबसे आसान प्रक्रिया है क्लाइमेट कंट्रोल की जो मैंने समझा है। ज्यादा गर्मी हो तो भी काम देता है, ज्यादा ठंड हो तो भी काम देता है। हमारा जो खेत है 1 एकड़ हो या 50 एकड़ हो या 100 एकड़ हो, उस खेत के चारों तरफ हमें गन्ना घास लगाना चाहिए। हेलो, गन्ना घास एक ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा जगह रोकता नहीं है, उसके आइट साइड से कोई पौधे खराब नहीं होंगे और वह जानवरों का भोजन है। हम उसे काट काट करके हमारी गाय, भैंस, बकरी को खिला सकते हैं। गन्ने का छोटा रूप है गन्ना घास, ज्वारी जैसा आता है, 1000 साल तक काट काट के हमारे उसको खिलाते रहो, वह निकलता रहेगा। गन्ना घास ही क्यों मैंने चयन किया? गन्ना घास इसलिए चयन किया है कि यह जितनी भी ज्यादा टेम्परेचर हो, 50 डिग्री टेम्परेचर अगर आपके राजस्थान में है तो भी इसका पत्ता हरा रहेगा। इसकी हाइट आपकी 20 फीट 25 फीट तक जा सकती है, आप इसको नहीं काटोगे तो। और जितनी बार काटोगे उतनी बार गुच्छे में आएगी। एक बार जर्मिनेशन हो गया, 1000 साल तक इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी मेड़ पर, जो भी मेड़ है, आपकी मेड़ सभी किसानों की सूखी रहती है, खाली रहती है, सारी मेड़ पर इसको गन्ना घास को लगा दो। एक बार पानी दे करके इसको डेवलप कर लो, फिर 8-15 दिन में एक बार पानी देना है, तो आपके खेत की बाउंड्री वॉल बन गई। इसके लगने से इसके पास में अंदर कोई पेड़ लगेगा तो उसको ये कोई नुकसान देता नहीं है। यह केवल दीवार कर रहा है कि ज्यादा ठंडी हवा अंदर नहीं जाए, ज्यादा गर्म हवा अंदर बाहर ना हो, इतना केवल काम करता है। अब अगर आपने कोई सेंसिटिव फसलें लगा रखी है जिसको और ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट चाहिए, ठंडी से भी और गर्मी से भी, जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, तो बड़वानी मध्य प्रदेश में अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है। आने वाले 2-4 दिन में 25 मई 30 मई तक 47 डिग्री टेम्परेचर तक जाएगा। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 25-26 मई को 50 डिग्री टेम्परेचर चले जाएगा राजस्थान के कुछ इलाकों में। तो वहां कोई सी भी फसल कैसे सर्वाइव करे? जिसको 30 डिग्री चाहिए उसको 50 डिग्री दे रहे हो, मरना ही है उसको, गड़बड़ आनी है। तुम कितना ह्यूमस दे दो, कितना पानी प्रबंधन कर लो, पानी बहुत दिया तो भी मरेगा, कम दिया तो मरे। क्लाइमेटिक जोन आपको बनाना है। तो यह कैसे बनेगा? तो यहां हर 30-30 फीट पर, जैसे मैं बात करूं उत्तर भारत में आप कोई सेंसिटिव फसल लगा रहे हो तो आपको हर 30 फीट में एक गन्ना घास की नाली करना है। 30 से 50 फीट के बीच में आपकी जो फसल हो उसके हिसाब से तय करो। हर 30 से 50 फीट के बीच में एक गन्ना घास की लाइन कर दो। ये खेत है, इस खेत में हर 50-50 फीट पे, जैसे मैंने केले को बोल रखा है, उत्तर भारत में अगर आपको केला लगाना है तो हर 6 लाइन के बाद एक गन्ना घास चाहिए, क्योंकि वहां पर ठंडी बहुत है, केले का उत्पादन बहुत अच्छा आता है, लेकिन डोरमेनेसी में जाने की वजह से दिसंबर जनवरी में केला मृत हो जाता है लगभग, और मेरा प्लांट, मेरे किसानों का प्लांट खराब होता है। आप कोई से भी फसल ले सकते हो अगर ऐसा किया। अगर राजस्थान की बात करूं तो आपको 30 ही फीट पे, हर 30 फीट पे, 35 फीट पे, या उत्तर भारत की बात करूं आपको हर 30 से 35 फीट पर गन्ना घास लगानी चाहिए। हवा जितनी भी अंदर बाहर होगी वह ह्यूमस नमी को लेकर अंदर बाहर होगी। इसके पत्तों में जो हरियाली रहती है वह नमी को आदान प्रदान करेगी। बहुत सिंपल है। जो गाय भैंस का व्यवसाय करते हैं, जो दूध का व्यवसाय करते हैं, उनके खेतों में मिलेगा, जाकर देखो, एक बार लगा लो, उसकी और पेरियां आएगी, काट करके उसे गन्ने के जैसे इसकी पेरियां आती है, काट कर इसे गाड़ दो, यही डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा। इससे अच्छा क्लाइमेट कंट्रोल करने का मुझे दुनिया में और कोई तरीका नहीं मिला। आपने अगर बांस लगाए, आपने अगर नीम के पेड़ लगाए, आपने XYZ कुछ भी किया,
तो उसकी छांव इतनी नहीं रहती कि साल भर हरी पत्तियां रहे, उसकी छांव इतनी नहीं रहती कि अंदर कोई सा पौधा पनपने दे। क्लाइमेट कंट्रोल का मेरी भाषा में थंब रूल में गन्ना घास चारों तरफ लगा सकते हैं। जो सेंसिटिव प्रदेश है जैसे राजस्थान है या हमारा हिमाचल है या हमारा पंजाब है या हमारा हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है, वहां पर ज्यादा ठंडी वाली फसलें नहीं है। हम दक्षिण भारत की फसल जो केला है वहां पर लगा रहे हैं, तो आपको हर 30 से 35 फीट पर एक गन्ना घास की लाइन लगाना ही चाहिए अगर अच्छा उत्पादन लेना है। तो फिर जो दक्षिण भारत या मध्य भारत में उत्पादन हो रहा है उसकी बराबरी हम कर सकते हैं आपके क्षेत्रों में भी। थंब रूल की मैं बात कर रहा हूं, रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंदाज पंचे दामोदर जाने की बात नहीं कर रहा हूं। जो चीजें मैंने समझ ली है, मेरे खेतों में अडॉप्ट करी है, वह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह प्राकृतिक कृषि में क्लाइमेट कंट्रोल का था। अभी यहां पर पानी प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण बात है। प्राकृतिक कृषि में पानी प्रबंधन कैसे किया जाए? ड्रिप इरिगेशन वाले कचरे के ऊपर ड्रिप देंगे, फ्लड इरिगेशन वाले कचरे के बीच में पानी देंगे। नाली और पाली, पाली पर कचरा रहेगा, नाली पर पानी देंगे, OD1, इसे कहते हैं पानी प्रबंधन। जैसे ये पाली, ये पाली, ये नाली, ये पाली, ये नाली, ये पाली, ये नाली। तो हमने पौधा यहां लगा रखा है और छोटी सी पाली बना रखी है, तो एक बार पानी हम इसमें देंगे तो इसको खाली रखेंगे, फिर इसमें पानी देंगे। ये फ्लड इरिगेशन का थंब रूल हो गया। अगर ऐसा पानी प्रबंधन किया तो मेरे पौधों की जड़ों की कक्षा में एक बार इधर से गीला मिलेगा, इधर से सूखा मिलेगा। प्रकृति का फिक्स नियम है कि 50% हवा और 50% पानी जहां पर रहेगा वहां पर पौधा भोजन फटाफट फटाफट उठाएगा। अगर पानी ज्यादा है तो पौधा भोजन नहीं लेगा, अगर हवा ज्यादा है तो भी पौधा भोजन नहीं लेगा। अभी अगली बार पानी की आवश्यकता है तो 2 नंबर में पानी देना है और 1 नंबर को बंद रखना है, तो फिर उसको इधर से पानी मिल जाएगा और इधर से सूखी क्रैकिंग और हवा मिलेगी। OD1 तरीके से फ्लड इरिगेशन से पानी देना है। ड्रिप इरिगेशन से कचरे की मल्चिंग के ऊपर कचरा ड्रिप रखना है और पानी देना है। अभी इसको और तय करना है कि कितने लीटर पानी देना या कितनी बार पानी देना, तो उसका एक थंब रूल है पानी टेस्ट करने का कि हमारे खेत की किसी की मिट्टी रेतीली है, किसी की काली है, किसी की पीली है, किसी की लाल है, किसी की गुलाबी है। ठीक है, मिट्टी कैसी भी हो, जांचने का तरीका, पौधों की कक्षा में जहां पर मिट्टी है, जहां पर रूट्स है, पौधे की कक्षा में जहां पर रूट्स है, यहां से मिट्टी उठाना है। जांचना है कि पौधे में पानी कम है या ज्यादा है या कितना मुझे देना चाहिए। तो यहां पर पौधे की कक्षा में जहां पर पानी होना चाहिए वहां से हमने मिट्टी उठाना है, उसको ऐसा लोया बनाना है, गेंद बनाना है, बॉल बनाना है। मिट्टी उठा करके बॉल बनाई, बॉल बना करके दीवार पे दे मारी, मिट्टी उड़ गई, बॉल बन गई, दीवार पे देने के बाद फूट गई। मतलब हमारे पौधों की जड़ों की कक्षा में पानी परफेक्ट है, इसे कहते हैं वापसा कंडीशन। अभी इसके 2 रूप और हैं। अगर मैंने मिट्टी उठाने की कोशिश करी तो मिट्टी उठ नहीं रही है, कीचड़ है, बॉल बन नहीं रही है, बॉल बनी है मुश्किल से, मैंने दे मारी दीवार पे तो वहां पर चिपक गई, मतलब पानी ज्यादा हो रहा है। इसका तीसरा एक पहलू और है कि मैंने मिट्टी उठाने की कोशिश करी, मिट्टी उठ ही नहीं रही है, बॉल बनी नहीं रही है, मिट्टी बिखर बिखर के जा रही है। अभी मैं बॉल मुश्किल से बना पाया हूं, देने की कोशिश करी है, देते देते रास्ते में बिखर गई है। या तो उठा नहीं, उठ गया तो मुश्किल से बॉल बना, देते देते रास्ते में बिखर गया, मतलब पानी कम है। ये सिंपल सा साइंस है, हम खेतों में अपने पानी को कैसे देखें। केला, नींबू, आम, जाम, सीताफल, मिर्च, टमाटर, कोई सी भी फार्मिंग हो उसमें पानी प्रबंधन को कैसे हम तय करें कि हमारे खेत में पानी की आवश्यकता है। रेतीला होगा तो अलग समय लगेगा, काली मिट्टी है तो अलग समय लगेगा। हर मिट्टी को वापसा कंडीशन चाहिए, मतलब चाहिए। और हमने कचरे की मल्चिंग कर रखी तो ज्यादा वापसा कंडीशन मिलेगी। छोटे छोटे से थंब रूल है। प्राकृतिक कृषि को लेकर मेरा बहुत बड़ा व्याख्यान नहीं है, लेकिन जो मैंने समझा है वह आप लोगों के बीच में पेश किया है। इसी को लेकर के आगे मैं अगर बढ़ूं तो प्राकृतिक कृषि में आएगा स्प्रे शेड्यूल, कीट, रोग, डिसीज, पेस्ट मैनेजमेंट। मैंने आपको अभी समझाया कचरे की मल्चिंग, ह्यूमस,
ह्यूमस बनाने का तरीका, देसी केचुओं को खेत के ऊपर रखने का तरीका, सिंपल से छोटे छोटे से लॉजिक है, पानी देने का तरीका, क्लाइमेट कंट्रोल करने का तरीका, ये प्राकृतिक कृषि के नियम है। आप इसे अंतर्वर्ती फसल लगा के करो या कुछ करो, हम जहां रहते हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में हम कैसे प्राकृतिक कृषि करें, इसका पूरे देश का मैंने समन्वय निकाल करके बताने की कोशिश करी है। इसमें आगे अगर हम बढ़ें तो पेस्ट कंट्रोल आता है, कीट पतंग जो हमारे पेड़ पौधों को डैमेज करते हैं, रोग आते हैं और डेफिशिएंसी आती है। रस चूसक कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, इल्ली, ये वो जो हमारे खेतों को खराब करेगी, जो फल को खराब करेगी, पत्तों को खराब करेगी। रोग मतलब रस चूसक कीटों से या कमी से जो हमारे पौधों में बीमारियां आ जाती हैं, विकृतियां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं। या फिर डेफिशिएंसी मतलब NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की कमी से जो हमारे पौधों में लक्षण दिखेंगे, कमजोरी दिखेगी, उसे डेफिशिएंसी। इन तीनों में से मैं पहले पकड़ता हूं स्प्रे शेड्यूल को, पेस्ट मैनेजमेंट को, कीट पतंग मैनेजमेंट को। अभी पेस्ट मैनेजमेंट का एक 100 थंब रूल लिख लो। पेन पैड है आपके पास? नहीं है तो फिर से कह रहा हूं, लिख लो। जो व्यक्ति पेन पैड लेकर नहीं बैठते हैं उसे किसान पाठशाला के सेशन अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मेरी क्लास में आने की कोई आवश्यकता नहीं। माफी चाहूंगा, बुरा भले ही लगेगा, आप आउट हो जाओ, मोबाइल बंद कर दो, सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब हो जाओ। किसान पाठशाला अगर आप अटेंड कर रहे हो तो आप सीखने के लिए कर रहे हो या सिखाने के लिए कर रहे हो, तो आपको नोटपैड तो चाहिए ना। मैंने जो कुछ बोला उसको नोट्स करोगे, मैंने गलती करी है तो मुझे वापस कमेंट्स में बताओ, मैंने अगर सही बोला है तो आप अपने जीवन में अपनाओ। नोट तो करना पड़ेगा। जैक पिन लगाओ मोबाइल पे और हेडफोन लगाओ कान पे, इसके बाद में आगे बढ़ो तो आप पेस्ट डिसीज कंट्रोल कर सकते हो। अभी यह कंट्रोलिंग विधि आप नॉर्मल एग्रीकल्चर में भी कर सकते हो, प्राकृतिक में भी कर सकते हो, रेसिड्यू फ्री में भी कर सकते हो, रासायनिक पेस्टिसाइड में भी कर सकते हो। पेस्ट डिसीज कंट्रोल मेथड, थंब रूल बता रहा हूं। प्रकृति का थंब रूल है अमावस्या और पूर्णिमा। 14-14 दिन के अल्टरनेट पर आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा। प्रकृति इससे जुड़ी हुई है और मैं प्राकृतिक कृषि की बात कर रहा हूं, प्रकृति में जो है उनके साथ बढ़ने की बात कर रहा हूं, तो हमें प्रकृति के नियम को समझना पड़ेगा। अमावस्या और पूर्णिमा में पूरी पृथ्वी पर 70% जमीन पे पानी भरा पड़ा है, समुद्र है, वह उठकर समुद्र के से मिलने की कोशिश करता है। पूर्णिमा को जब पूरा चांद रहता है तो समुद्र पूरी वेग से ऊपर उठता है, लहरें उठाता है। क्यों? कुछ ना कुछ तो लिंकिंग होगा। अमावस्या पूर्णिमा या कहें यह जो 28 दिन की साइकिल बनती है, जितनी भी नारी जाती है यह गर्भ धारण करने के लिए एक मासिक धर्म की एक सूत्र रन होता है हमारी प्रकृति में। जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ में 28 दिन का मासिक धर्म का एक प्रोग्राम रन होता है उनके शरीर में। तो यह क्या है? यह प्रकृति की संरचना है। इसी को लेकर के जितने कीट पतंग सूक्ष्म जीव है इनके भी 28 दिन, 14 दिन, जो छोटे कम साइकिल के उनके 14 दिन, जो ज्यादा बड़ी साइकिल के उनके 28 दिन की साइकिल है। और यह प्रजनन क्रिया को, अपने जीवन यापन को, अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा में तीव्र वेग से यह विस्फोटित करते हैं, अपना कार्य प्रणाली आगे बढ़ाते हैं। आप भी अगर अपने अंदर झांकोगे तो आप में जो बेस्ट है अमावस्या और पूर्णिमा को वो निकल के आता है। आप में हंसाने की काबिलियत है तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप ज्यादा अच्छे से हंसा सकोगे। आप में रुलाने की काबिलियत है तो आप अमावस्या और पूर्णिमा को ज्यादा लोगों को अच्छे से रुला सकते हो। यह नेचर है, इसे समझने की आवश्यकता है। रोड के पास मकान होने का यह सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, जो आपको भी मैं चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। सॉरी। अमावस्या और पूर्णिमा जो 14-14 दिन की साइकिल है, यह ऐसी साइकिल है जिससे प्रकृति अपना नया जीवन, नई साइकिल तैयार करती है, पुरानी तोड़ती है, नई तैयार करती है। तो हमें हमारे पेड़ पौधों को कीट पतंग रोगों से बचाना है, उन्हें सकिंग पेस्ट से बचाना है, तो इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा।
जो प्रजनन क्रिया में बढ़ोतरी करती है। इस साइकिल को तोड़ेंगे कैसे हम? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमने स्प्रे शेड्यूल लेना है, या उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले, दैट्स ऑल। खेत में 28 दिन में केवल 2 ही बार स्प्रे करना है हमें, अगर आवश्यकता है तो। ओके, नंबर 1 अमावस्या के दिन या 2 दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले। नंबर 2 पूर्णिमा के दिन या उसके 1 दिन या 2 दिन पहले। फिक्स कैलेंडर में गोला बना के रखो कि इस दिन स्प्रे करना है। दिमाग लड़ाओ मत, ज्यादा दिमाग को भचड़ भचड़ मत करो कि हर 7 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में स्प्रे करना पड़ रहा है, कुछ आवश्यकता नहीं है। इस दिन आपने सिंगल पानी का भी स्प्रे कर दिया, उस प्लांट को नहला दिया, तो वहां पर जो कीट पतंग मीटिंग करने के लिए बैठे थे उनकी साइकिल पूरी टूट जाएगी, वो धूल धम्मस होकर के गिरेंगे, और अगली जो नई प्रजाति तैयार हो रही थी, नई पीढ़ी तैयार हो रही थी जो आपके प्लांट को डैमेज करने के लिए, वह नहीं होगा। एक थंब रूल, अमावस्या पूर्णिमा के 1 या 2 दिन पहले स्प्रे करना चालू करो। दूसरा थंब रूल, पहला समझ में आ गया आपको कि स्प्रे कब करना है? कैलेंडर में देखो अमावस्या और पूर्णिमा कब है, उस दिन या उसके 1 से 2 दिन पहले। सिंपल सा लॉजिक है कि स्प्रे कब करना है। अभी स्प्रे किन चीजों का करना है ताकि हमारा पेस्ट कंट्रोल अच्छे से हो? स्प्रे आपको, अगर आप रासायनिक पेस्टिसाइड कर रहे हो तो आपको जो दवाई दुकान पे मिले उसका करो, आपको समझना है। मैं प्राकृतिक कृषि बतला रहा हूं तो इसमें किसका करना है। आप ले सकते हो नीम तेल 10,000 ppm का, इससे कम ppm का होना नहीं चाहिए। दूसरा, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बतला रखा है कि धतूरा, आंवला, आकड़ा, पपीता, हर वो चीज जिसे गाय भैंस बकरी नहीं खाती है, वह पेड़ पौधों के पत्ते, सरल सी भाषा में हर उस पेड़ पौधों के पत्तों को लेना है जिसे गाय भैंस बकरी नहीं खाती है, उनको लेना है। 10 लीटर पानी में 3 किलो वह पत्ते डालना है और उसको उबाली करना है। उबाली करने पर वह 10 लीटर पानी 5 लीटर बन जाए, इतना उबाली करना है। इसको छान लेना है। यह छानने के बाद जो 5 लीटर पानी है, आपके 200 लीटर पानी में यह 5 लीटर पानी संपूर्ण है। ऑलराउंडर किसी के लिए भी स्प्रे काम करेगा। मिर्च हो, टमाटर हो, नींबू हो, आम हो, जाम हो, सीताफल हो, सोयाबीन हो, गेहूं हो, मक्का हो, गुलाबी इल्ली हो, फलानी इल्ली हो, ढिमकी इल्ली हो, सबके लिए ऑलराउंडर। पेड़ पौधों के पत्ते कौन से, टहनी कौन सा, जिसको गाय भैंस बकरी नहीं खा रही हो, वह 5-10 तरह के लो। 10 लीटर पानी में 3 किलो डालो, उसको उबाली करो। उबाली कूच कर डालना है, कूच कर, काट कर नहीं, कूच कर। मैं ये बतलाना भूल रहा हूं, ये जो 3 किलो है इसको कूट कर डालना है ताकि इसकी पेशियां सिकड़ जाए और उसका रसा वहां पर निकल जाए। इतना गर्म करो कि 5 लीटर हो जाए, इसको स्प्रे करना है। पपीता हो या आपका अंगूर हो या XYZ कोई सा भी हो, इसका स्प्रे आपको हर अल्टरनेट 14 दिन में लेना है। इसके साथ में आप ले सकते हो 3 लीटर ह्यूमस। 5 लीटर आपने जो रसा बना लिया है सभी तरह के पेड़ पौधों की पत्ती का रसा, वो, और 3 लीटर ह्यूमस लिया तो यह टॉनिक का काम करेगा। सिंपल, स्प्रे खत्म। आप अलग से कुछ आर्टिफिशियल खरीद के लेना चाहते हो तो 10,000 ppm का आप ले सकते हो नीम तेल। किसी भी तरह की खल को आप पानी में भिगो के रखो, उसका पानी ले सकते हो। 200 लीटर, 1 लीटर पानी में 1 ml नीम का तेल ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लेना है। किसी भी तरह खल का पानी जो भिगो के रखा था 10 लीटर पानी में, अगर 5 लीटर खल भिगो के रखी है 8 दिन, उसका अगर पानी आप स्प्रे के काम में ले रहे हो तो 200 लीटर में 5 लीटर पानी बहुत है, इससे ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका पेस्ट कंट्रोल हो गया खत्म। कपास में गुलाबी इल्ली से डरने की आवश्यकता नहीं, इसको लो। एक और रामबाण में बतला देता हूं, 2-3 स्प्रे। 10 लीटर पानी में 3 किलो मिर्च कूट कर डाल दो। उस पानी को इतना गर्म करो कि वह 5 लीटर बच जाए, या 5 लीटर 200 लीटर पानी में डालो, इसका स्प्रे करो, सभी तरह की इल्लियां गायब। 10 लीटर पानी में 3 किलो तंबाकू डस्ट डालो, उस 10 लीटर पानी को इतना गर्म करो कि 5 लीटर बन जाए, इसका स्प्रे करो 200 लीटर पानी में डाल करके। सभी तरह के माइट्स, थ्रिप्स, मकड़ी, फलाना ढिमका, व्हाइट फ्लाई गायब। थंब रूल में बतला रहा हूं, यह स्प्रे शेड्यूल है। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया ने फटफट बतला दिया, कारगर होगा कि नहीं। मैं जो चीजें मेरे खेत में कर चुका हूं केवल वह बतला रहा हूं, मैंने इनके अनुभव लिए हैं। आप चाहो तो अपने खेत में करो और मुझे अनुभव डालो।
इससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा दिमाग लड़ाएंगे तो हम प्रकृति के अपोजिट जा रहे हैं। हम प्रकृति को जन्मजात से खत्म नहीं कर सकते। कितने ही पेस्टिसाइड आप यूज कर लो, व्हाइट फ्लाई आपके खेत से जाएगा नहीं, थ्रिप्स आपके खेत से जाएगी नहीं, माइट्स आपके खेत से जाएगी नहीं। हाँ, आप क्या कर सकते हो, उन पत्तों पे से हटा सकते हो, उन पत्तों पर इनका स्प्रे करोगे तो यह सभी शाकाहारी है। हेलो, जो पत्तों को खाते हैं, पेस्ट, डिजीज, इल्ली, ये शाकाहारी है। हमने वहां पर ऐसे पेस्ट लगा दिए जो इनको खाने में नहीं आएगा, तो वह पत्ता इनके लिए नहीं रहेगा, तो ये उठकर दूसरी जगह जाएंगे, मरेंगे नहीं, उठकर दूसरी जगह जाएंगे। जितनी भी पेस्टिसाइड्स हैं उनका कहना है वह 3% से ज्यादा कंट्रोल नहीं करती है। 97% हमें प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। तो ये 3% के पीछे पूरा भारत देश दौड़ रहा है, भाग रहा है, तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स खरीद रहा है और पूरे देश का पैसा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में उंडेल रहा है। अभी हम किसानों को तय करना है कि ये 3% कंट्रोल करने के पीछे भागे या 97% जो बलराम किसान ने विधि बतलाई है उसको काम करें। ठीक है, बहुत ज्यादा बतलाऊंगा, जब भी वीडियो बड़ा ही होना है। थंब रूल पर मैं बात कर रहा हूं। पेस्ट कंट्रोल, इल्ली कंट्रोल के लिए ये छोटे छोटे से हैं, लेकिन करना है अमावस्या पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले या उस दिन। 10 गुना ज्यादा रिजल्ट आता है, आप किसी का भी स्प्रे करो। दूसरी बात थी यहां पर रोग आते कैसे हैं, विल्टिंग, डंपिंग, निमेटोड, वायरस, ये आते कैसे हैं। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है और यहाँ पर थ्रिप्स, माइट्स ज़्यादा है तो उस प्लांट को ग्रसित कर दिया है, उसकी बॉडी को डैमेज कर दिया है, उसकी जड़ों में निमेटोड आ गया है, फंगस ज़्यादा आ गई है। फंगस भी एक तरह का बैक्टीरिया है और मित्र बैक्टीरिया भी एक तरह का बैक्टीरिया है। अगर खेतों में फंगस वाले बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा हुई और इनकी मात्रा कम हुई तो हमारी फील्ड विकृति में जाना चालू होगी। मैंने करवाया है कचरे की मल्चिंग और वहां डलवाया है ह्यूमस, तो देसी केचुआ और मित्र बैक्टीरिया अनंत मात्रा में होंगे, तो शत्रु बैक्टीरिया को दबा के रखेंगे। जैसे मेरी बॉडी में अगर मैं चाकू लग जाए या कुछ कट जाए तो यहां से लाल ब्लड आना चालू होगा। वायुमंडल में बहुत सारे बैक्टीरिया है जो यहां पर फंगस पैदा कर सकते हैं। अगर मेरी बॉडी में व्हाइट कणों की मात्रा कम होगी, सफेद रक्त कणों की मात्रा कम होगी, सफेद रक्त कण मेरी बॉडी में अगर अच्छा है, रेजिस्टेंट पावर है, तो यहां पर कोई फंगस नहीं आएगा। केवल मुझे उसे धोना है या ज्यादा से ज्यादा हो तो मिट्टी लगा के पोंछना है। अभी मिट्टी में तो अनंत बैक्टीरिया, वहां फंगस आना चाहिए, लेकिन मेरी बॉडी अगर रेजिस्टेंट पावर है और व्हाइट सेल्स हैं तो यहां पर कुछ नहीं होगा। तो रोग को दिमाग से हटा दो। अगर आप प्राकृतिक कृषि पर जा रहे हो, कचरे की मल्चिंग कर रहे हो, हर 14 दिन में स्प्रे कर रहे हो अमावस्या पूर्णिमा को, और आपने पानी प्रबंधन किया है, वापसा कंडीशन रखी है, कचरे की मल्चिंग करके उसमें ह्यूमस डाल रहे हो, तो रोग आपके खेत में आता ही नहीं। जादू, रोग आता ही नहीं। ठीक है, अभी डेफिशिएंसी तीसरे नंबर पे। हेलो, डेफिशिएंसी, कमी, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की कमी। यह कमी कब आती है, जब आपने सही से फॉलो नहीं किया। देसी केचुए को आपने आपकी जड़ों की कक्षा में नहीं उत्पन्न किया तो आती है। तो कचरे की मल्चिंग और ह्यूमस किया तो यह भी आएगी नहीं। यूरिया, DAP, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, डेफिशिएंसी, उससे पौधे में हलचल दिखती है, विकृति दिखती है। कचरे की मल्चिंग, देसी केचुआ, मित्र बैक्टीरिया रखा, यह दिखेगा नहीं। मतलब यह दिख रहा है, मतलब हमसे चूक हो रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अभी मुझे लगता नहीं कि प्राकृतिक कृषि में कुछ और बचा है। मेन बात बची है, पूछो क्या? क्या? मार्केटिंग। हेलो, मार्केटिंग के लिए आप सभी किसानों ने क्या करना चाहिए? डिजिटल फॉर्मेट का फायदा लेना चाहिए। मार्केटिंग के लिए आप जहां पर हो, आप जिस जगह हो, अभी प्राकृतिक कृषि करो तो अलग से 2 रुपए किलो मिलेगा, भूल जाओ, दिमाग मत लड़ाओ। रासायनिक, पेस्टिसाइड, प्राकृतिक, रेसिड्यू फ्री सब एक ही रेट में बिकता है। गेहूं एक ही रेट में बिकेगा भी। मैं आपको केवल इसलिए तैयार कर रहा हूं कि आप मेरे देश को स्वस्थ अच्छा अन्न खिलाओ। लालच करना बंद करो। इससे क्या होता है कि मैंने प्राकृतिक करी है, मुझे 10 रुपए किलो ज्यादा मिलना चाहिए। आपकी सोच गलत नहीं है, लेकिन 10 रुपए किलो ज्यादा लेने के चक्कर में आप प्राकृतिक करते नहीं हो। प्राकृतिक मैं इसलिए बतला रहा हूं कि किसान का खर्च आधा हो जाए।
उत्पादन उतना रहे या उससे बढ़ जाए। अल्टीमेट आपने खर्चा कम किया और इनपुट ज्यादा लिया। 10 रुपए किलो गेहूं बिक रहे हैं, रासायनिक में आपका 20,000 खर्चा हुआ और प्राकृतिक में 2,000 खर्चा हुआ। 10 कुंटल गेहूं यहां पर भी है, 10 कुंटल यहां पर भी और 10 ही रुपए बिक रहे हैं। तो आपको दिक्कत क्या है? ये जो खर्चा है 18,000 कम हुआ ना। एक बात तो दिमाग से निकाल दो कि मैं प्राकृतिक करूंगा तो ज्यादा रेट मिलेगा तो करूंगा। मरने जैसी बातें हैं। हमारे पूरे देश को कैंसर से बचाने का हमें ही आगे बेड़ा उठाना है। तो आप समझदार हो, मुझे पता है आप एडॉप्ट करोगे। अभी इसमें और दूसरा पहलू, हम जहां पर हैं, मार्केटिंग का सिंपल सा प्रोग्राम है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी, नंबर 3 कंटिन्यूटी। 3 चीज होना चाहिए। मार्केट आपको ढूंढते आएगा, मार्केट को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। ये 3 चीज है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है और कंटिन्यूटी है। तो यह क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी कैसे मिलेगी? मेरे पास 2 एकड़ है, किसी के पास 7 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ है। तो आपने जो फसल लगाई है, हाँ आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो ना, दूसरे से बात नहीं कर रहा हूं। हेडफोन आपने ही लगा रखा है ना, आप ही से बात कर रहा हूं। आपने जो फसल लगाई है, उदाहरण के लिए यहां पर आपने लगाया है पपीता, उदाहरण दे रहा हूं। किसी का केला होगा, किसी का गन्ना होगा, किसी का मिर्च होगा। आपने लगाया पपीता उदाहरण के लिए। तो आप जहां हो वहां से 25 किलोमीटर के रेडिएशन में, यहां से 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इसके रेडिएशन में कितने खेतों में पपीता लगी है, उनके नाम नंबर आपके पास होना चाहिए। आपके उनके पास हो या ना हो, इसको छोड़ दो। तो आपके पास एक डाटा आ गया कि मेरे 25 किलोमीटर के रेडिएशन में 300 लोगों ने ये पपीता इतने इतने एकड़ की लगा रखी। ठीक है, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। सभी किसान चाहते हैं एक दूसरे की मदद करना, सिंपल सा काम है, कोई इसमें पैसा लगता नहीं है। अभी ये व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सबको बोलो कि अपने अपने खेत का डेटा एक दूसरे से शेयर करो, कौन क्या कर रहा है, ये चर्चा हुई। अभी किसी व्यापारी को फोन लगाना है तो आपको ये बोलना है कि हम मित्रों के पास 300 एकड़ पपीता है, आजा। आपको ये नहीं बोलना मेरे पास 2 एकड़ पपीता है, आपको बोलना है हम सब मित्रों, आप जितने मित्र हो, 10 मित्र हो तो आपको बोलना है हमारे पास 22 एकड़ पपीता है, जितनी होगी उतना बताना है। तो व्यापारी को लार्ज वॉल्यूम मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रही है। हेलो, ये 3 चीजों में से क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी। तो क्या मिला? क्वांटिटी। आपने क्या बोला कि हम इतने मित्रों के पास यह फसल है, आ जाओ, और हम साथ में यूनिटी में खेती कर रहे हैं। तो एक उसको समझ में आ गया कि मेरे को एक स्टेशन पे बहुत ज्यादा माल मिलेगा, तो मैं इधर उधर भटकना बंद करूं और यहां पे आ जाऊं। तो आपने दे दिया क्वांटिटी। अभी आपने उनको दे दिया रकबा कि इतना है, मतलब कंटिन्यूटी भी रहेगी। किसी का 1 तारीख को है, किसी का 10 तारीख को है, किसी को 20 तारीख को है। तो आप उनको चार्ट दे सकते हो कि इस फॉर्मेट में हमारे यहां प्रोडक्शन का आउटपुट आएगा। 2 चीज हो गई, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी। अभी तीसरा आता है क्वालिटी। क्वालिटी पर आपने जो फसल लगाई है उस पर ध्यान देना है। छोटा साइज अलग, मीडियम अलग, बड़ा अलग, ABC 3 का ग्रेड करना है। गेहूं हो तो चूरी अलग, अच्छा अलग, बोल्डर अलग। डालर चना है तो छोटा अलग, मीडियम अलग, बड़ा अलग। टमाटर है तो छर्री अलग, मीडियम अलग, बोल्डर अलग। ये 3 काम कर लिया। क्वालिटी मतलब ग्रेडिंग, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी मतलब आप किसानों का समूह। अगर ये हो गया तो हम किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी व्यापारी को वापस जाने नहीं देंगे और पूरे भारत में और पूरे विश्व में हमारा माल स्प्रेड होगा। आप जो किसान मित्र प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, कोई से भी फार्मिंग की कर रहे हैं, मुझे वीडियो बनाकर भेजिए। अगर मेरे तरीके से प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र के मैं क्लस्टर बनवाऊंगा और उनको YouTube के माध्यम से, किसान पाठशाला के माध्यम से ग्लोबलाइज करूंगा। और पूरे विश्व के जो खरीदार है वो देख रहे हैं किसान पाठशाला को। मेरे पास ढेरों फोन आते हैं अलग अलग कंट्री से, टमाटर, भिंडी, खीरा, मिर्च, टमाटर, इंपोर्टर भी, एक्सपोर्टर भी। अभी मैं काम कर रहा हूं केला, पपीता और गन्ना, 3 के अलावा मैं अभी किसी पर काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप अगर प्राकृतिक कृषि करते हैं क्लस्टर बना करके, 1 या 1 आदमी से अधिक, तो आपके क्षेत्र का, आपके घर गांव का मुझे वीडियो बनाकर भेजिए, आपका नाम एड्रेस उसमें बोलिए, तो मैं यूट्यूब चैनल पर उसे डालूंगा और ग्लोबलाइज करूंगा, ताकि आपके क्षेत्र के किसान और जुड़े और व्यापारी ज्यादा से ज्यादा आपके क्षेत्र में आने की कोशिश करें। लेकिन क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी करोगे तब।
मैं पूरे देश के किसानों के साथ हूं, आप सभी को बोल रहा हूं कि प्राकृतिक कृषि पर आ जाओ, ताकि हम पूरे देश को प्राकृतिक अन्न खिला सके, रेसिड्यू फ्री अन्न खिला सके। मुझे लगता है इन सब बातों के अलावा आप लोगों को और कुछ जानकारी की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक कृषि को मैंने पूरा मेरे तरफ से खाली कर दिया है। मेरी ऑफिस का बोर्ड लाइन नंबर है 9424538222, जहां पर आपको वीडियो भेजना है। आप अगर प्राकृतिक कृषि कर रहे हो तो इस तरीके से करो तो ही भेजना, अन्य कोई भी तरीके से कर रहे हो तो आपके हिसाब से देख लेना। बहुत सारे देश में अलग अलग मित्र लगे हैं प्राकृतिक कृषि को लेकर के, लेकिन सभी के रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, कब पहुंचेंगे मुझे पता नहीं है। सीधा रास्ता बतलाया है, आसान बतलाया है, फट से एडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी किसान एडॉप्ट कर सकता है। अगर प्राकृतिक कृषि कर रहे हो तो इस नंबर पर आप वीडियो भेज सकते हो, 94-245-38-222। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से हूं और किसान पाठशाला के बैनर को लेकर पूरे भारत में दौड़ रहा हूं, घूम रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप अभी तक जो यहां मेरे साथ बैठे हो, आपने बहुत अच्छा समय मुझे दिया है। आपका एक लास्ट काम और बचा है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाओ, पास में बेल आइकन है उसे भी टच करना है, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक आए। और ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर करो, भेजो। जो रासायनिक कर रहा है उसे भी भेजो, इसको वो एडॉप्ट तो करे तो धीरे से रासायनिक कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा। जो ऑर्गेनिक कर रहा है उसे भी भेजो। ऑर्गेनिक शब्द ही बड़ा झोल है, उसको दिमाग से निकालो। बहुत सारी कंपनियों ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, पता नहीं उनके अंदर क्या है, और किसान ऑर्गेनिक के नाम पर मर रहा है। मत जाओ उसके पीछे। प्राकृतिक या रासायनिक पेस्टिसाइड्स बोलो, उसको ऑर्गेनिक मत बोलो, ठीक है। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से ऐसे ही आता रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर किसान के पास इस वीडियो को पहुंचाओ और पूरे भारत के किसानों को बोलो कि हाँ, हम प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं। पूरे विश्व को सुनाई देना चाहिए और बाहर के सभी बायर मेरे देश में आना चाहिए। जो इस कृषि को एडॉप्ट कर रहा है मुझे वीडियो भेजो इस नंबर पे। थैंक यू। मैं बलराम किसान। कुछ गड़बड़ी हो तो कमेंट्स में बताओ, कुछ अच्छा हो तो भी कमेंट्स में बताओ। ओके।